So I have been looking out for butterflies since my early days in the service. It was quite earlier, I would say. It was, I think, in the year 1995 or 1996 that I started watching butterflies. So you must be noticing that if you don't have any interest in any particular thing, you don't see it despite it being in front of you. Is it so or not? Okay. So I think you all reside in the your what is guest house or something? Hostel, yeah. So when you start from this academy to your hostel, you must be seeing lot of things going in front of you, but not noticing anything. Is it so? Yes, sir. Anybody interested in bird watching? Okay. So you must be noticing birds, है ना? But you must not be noticing butterflies. Okay. So जिन देखा तिन पाइया टाइप का कुछ है ना हिंदी में, तो वैसा ही है. बटरफ्लाइज को जब आप नोटिस करना शुरू करेंगे तब आपको बहुत सारी दिखना शुरू होंगी. इसी प्रकार जब आप बर्ड वॉचिंग करना शुरू करेंगे तो यू विल नोटिस लॉट ऑफ बर्ड्स flying in front of you, or you may even search them out if they are not being very visible, but you will notice their songs or some activities happening in the canopy of the tree. You will notice it when you are looking for birds, but not always. So the same is the case with the butterflies also. So you will notice butterflies only when you are looking out for them. Even for smaller insects also, somebody watches spiders, somebody watches dragonflies, damselflies, and so many a hell of world of insects in front of us is there, but we don't see them because we don't. छिपकली से किस को डर लगता है? तो जिसको डर लगता है वो सबसे पहले जाके यही चेक करता है कि जहाँ पर वो जा रहा है वो छिपकली है कि नहीं, और उसको वो छिपी हुई छिपकली भी दिख जाती है. तो मेरा बेटा भी छिपकली से डरता है, तो अगर कमरे में स्लाइटेस्ट मूवमेंट होता है छिपकली का तो एकदम सजग हो जाता है वो. तो जब आप बटरफ्लाई या कोई भी चीज़ देख रहे हैं जो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जब देखना शुरू करते हैं तो आपको उसके प्रेजेंस के बारे में तुरंत पता चलता है, बट नॉट बिफोर दैट. तो आज का जो टॉपिक है बटरफ्लाइज एंड देयर इकोलॉजिकल वैल्यूज़, मैं उसमें आपको एक डिफरेंट एंगल से बटरफ्लाइज के बारे में बताना चाहता हूँ. और मेरा इंटरेस्ट ये है आज का कि जब आप इस प्रेजेंटेशन को देख के यहाँ एकेडमी से हॉस्टल की तरफ जाएं तो एक दो बटरफ्लाइज ज़रूर आप नोटिस करें कि वो आपके सामने उड़ रही. तो बटरफ्लाइज को फ्लाइंग ज्वेल्स भी कहा जाता है और फ्लाइंग फ्लावर्स भी कहा जाता है. और ग्रीक में एक वर्ड होता है साइकी. तो साइकी का मतलब होता है आत्मा. तो ग्रीक लोग ये बिलीव करते थे जब शरीर से आत्मा निकलती है मृत्यु के समय तो वो स्वर्ग की ओर जो है ऐसी तितलियों की तरह उड़ती हुई जाती. तो इसलिए वो तितलियों को साइकी बोलते हैं. तो एक बटरफ्लाई भी है, उसका नाम भी साइकी है. तो चूंकि बटरफ्लाई है तो सुंदरता इनसे एकदम जुड़ी हुई है. इनकी सुंदरता ही हम सबको आकृष्ट कर सकती है. तो कुछ बटरफ्लाई की फोटो देखते हैं. बैरोनेट, येलो पेंसी, ये सब आपको इस कैंपस में दिखेंगी. डैनेड एग फ्लाई. इस बटरफ्लाई की खासियत यह है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसको उसमें बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड मान के हाई प्रोटेक्शन दिया गया है. और ये डैनेड एग फ्लाई ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि फीमेल है. अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि इसका मेल कैसा दिखता है. ये कॉमन बैरन. अब आप एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, इनका बैकग्राउंड जहाँ पर ये बैठी हैं और वो तितली, कॉमन जेजेबेल, ये आप देखेंगे आपको लगेगा किसी ने पेंट किया है ब्रश से. और ये बटरफ्लाई भी आपको इस कैंपस में जरूर दिखेगी. ये सिल्वर लाइन है, कॉमन सिल्वर लाइन. इसमें आप देखेंगे कि इसके जो ऑरेंज कलर के जो पैचेस हैं उसके बीच में एकदम सिल्वर स्ट्रीक टाइप की एक लाइन सी है, इसलिए इसका नाम है कॉमन सिल्वर लाइन. बहुत सारी सिल्वर लाइन होती हैं, उनमें से एक कॉमन सिल्वर लाइन. एक कॉमन रोज. इसमें आप एक इससे कोई चीज नोटिस कर रहे हैं इस बटरफ्लाई में? टेल दिख रही है ना? हाँ, तो ये भी बाद में इसके बारे में भी बात करेंगे. इसका नाम है कमांडर.
ये कॉमन बुश ब्राउन, ये भी आपको इस कैंपस में ज़रूर दिखेगी, लेकिन इसकी एक और विशेषता होती है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लार्ज ओक ब्लू। ये फ़ोटो बहुत अच्छा नहीं है, परंतु फिर भी इसका जो स्ट्राइकिंग जो चीज़ है वो इसका ब्लू कलर बहुत ही स्ट्राइकिंग और चमकीला सा होता है। कॉमन बैंडेड ऑल, ये एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बटरफ्लाइज है, इसके बारे में भी हम थोड़ी बात बाद में करेंगे। तो इसमें वाइट बैंड आप देख रहे हैं उसके जो हाइंड विंग है, इसमें बाद में बताएंगा मैं कि इसमें 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, एक फोर विंग होता है, दूसरा हाइंड विंग होता है। तो ये जो आपको निशान दिख रहा है ये हाइंड विंग पे दिख रहा है, हाइंड विंग का अंडर साइड। जब बटरफ्लाई ऐसी होती है, जब पंख खोल के बैठेगी तो ऊपर वाला जो हिस्सा जो दिखता है उसको अपर साइड ऑफ द विंग बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ हिस्सा रहता है जब ये फोल्ड करके बैठती है तो हमको नीचे वाला हिस्सा दिखाई पड़ता है, तो इसको अंडर साइड ऑफ द विंग बोलते हैं। ये है पायोनियर, इसकी विशेषता देखेंगे आप, ये वाला हिस्सा है, ये हॉकी स्टिक होती है, हॉकी स्टिक, तो ये हॉकी स्टिक की तरह ये वाला मार्क होता है। अभी ये जो है इसके जो हाइंड विंग से थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है, जब ये खुलता है तो ऐसा पूरा हॉकी की तरह गोल जैसा दिखता है, ये इसकी पहचान भी है। ये रेड फ्लैश है, ये ऊपर, ये देखिए अपर साइड ऑफ द विंग है ये। अभी हम इसका पहले जो बटरफ्लाई का फोटो देखे वो अंडर साइड ऑफ द विंग था। ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लगती है बटरफ्लाई, इसका नाम है कॉमन मैप। तो आपने कभी सर्वे ऑफ इंडिया का मैप तो जरूर देखा होगा आप लोगों ने। सर्वे ऑफ इंडिया के मैप में जो ग्रिड्स बनी होती हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की, तो उसी की तरह देखेंगे आप, इसकी मार्किंग है ये, ऐसे चौखाने चौखाने से बने हुए हैं, इसी से इसका नाम डेराइव्ड है, कॉमन मैप। कॉमन हेज ब्लू, ये एक छोटी बटरफ्लाई होती है लेकिन बड़ी खूबसूरत है, मार्किंग देखिए आप इसकी। एक गोल्डन एंगल, ये डिफरेंट टाइप की एक बटरफ्लाई है, स्पिरिडी फैमिली की। ये है शॉर्ट बैंडेड सेलर, तो ये आप देखेंगे कि 2 बटरफ्लाई हैं, तो ये यहाँ पर मीटिंग हो रही है इन लोगों की। ये जब मैं बांधवगढ़ में पोस्टेड था तो ये बटरफ्लाई बहुत ही रेयर है वहाँ पर, बस मेरे को बहुत बार ऐसे उड़ती हुई दिखाई पड़ती थी दूर से, तो मेरे को समझ में भी नहीं आता था कौन सी बटरफ्लाई है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब मैं बांधवगढ़, कोई गया है क्या? गया। तो चक्रधारा आपने देखा होगा, चक्रधारा एरिया जो ग्रासलैंड एरिया है, तो उसमें एक रोड ऐसी जाती है, एक रोड ऐसी जाती है जो पहाड़ की तरफ जाती है ना। तो तिराहे पे ये देखिए आप कहाँ बैठा है, आप बताइए किस चीज पे बैठी है ये है? और सोचिए, हाँ, ये हाथी का डंग है, उसके ऊपर बैठी है। तो इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई है, बहुत ही एमपी में बहुत रेयर है, लेकिन जब यहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो वहाँ कॉमन भी होती है। इसकी भी आप देखेंगे क्या चीज़ है, टेल है। अब बटरफ्लाइज का जो इवोल्यूशन है वो बहुत पुराना है, लगभग 130 मिलियन ईयर्स अगो, जब डायनासोर इस पृथ्वी से लुप्त होने के स्टेज में आ रहे थे, उस समय इनका इवोल्यूशन हो रहा था। तो बटरफ्लाई आदमी से ज़्यादा पुरानी है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो इवोल्यूशन है क्रिटेशियस पीरियड में है। जियोलॉजिस्ट आप लोग हैं कोई, जियोलॉजी वाले है ना? तो ये आप लोग अच्छे से समझते हैं, मैं तो सिर्फ रेफर कर रहा हूँ। ये जो इवन एरा पीरियड और कितने साल पहले का वो उसका ड्यूरेशन है, ये सब है। तो यहाँ पे देखिए जुरासिक, आपने पार्क देखी होगी, जुरासिक पार्क डेफिनेटली, उस समय डायनासोर का समय था और उसी समय इनका इवोल्यूशन हो रहा था बटरफ्लाई का। हम लोग इसके काफ़ी आगे इवॉल्व हुए। बटरफ्लाई के बारे में अभी जब हम आगे बात करेंगे तो बटरफ्लाई की जो डाइवर्सिटी है वो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ की डाइवर्सिटी से बिल्कुल बहुत ही क्लोजली कोरिलेटेड है, तो वो हम बाद में यहाँ बात करेंगे उसकी। लेकिन ये जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील, वहाँ पर बटरफ्लाई की जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा है, लगभग 2000 स्पीशीज़ बटरफ्लाई की पाई जाती है। और अभी मैं आगे भी बताऊँगा और अभी भी बता रहा हूँ कि लगभग 16,000 प्रजातियाँ बटरफ्लाइज की अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी है ओवरऑल वर्ल्ड में। तो बटरफ्लाई की एक बहुत ही अच्छी खासियत यह है कि एक इंसेक्ट होने के बावजूद ये काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती? क्योंकि इसके शरीर में ऐसा कोई अंग ही नहीं होता कि जिससे वो काट सके। जब वो
मतलब जब कैटरपिलर स्टेज में होती है तो उसके छूने से आपको ज़रूर कुछ रिएक्शन, एलर्जी वगैरह हो सकती है, लेकिन जब वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है तो वो बिल्कुल ही इनोक्यूअस, बहुत ही भोली भाला जीव है, और वो आप हम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ऐसा रहता है। और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब इनको अपने बॉडी को ऑपरेट करने के लिए जो एम्बिएंट टेम्परेचर है उससे एनर्जी लेना पड़ता है, और तब इनके जो ब्लड, मतलब बॉडी का जब टेम्परेचर जो है 20 डिग्री को क्रॉस करता है तब इनकी एक्टिविटीज़ बढ़ती है। तो अभी जो विंटर्स में आपको मालूम है कि अभी भोपाल में टेम्परेचर कब क्या चल रहा है, लगभग 8 से 10 डिग्री रात में। तो जब सुबह होती है तो बटरफ्लाई को मैं इसलिए बहुत पसंद करता हूँ कि मैं देर से उठने वाला व्यक्ति हूँ, और बटरफ्लाई का जो साइकिल है, डेली रूटीन, वो भी मेरे उठने से बहुत मैच करता है। तो 8-9 बजे ये लोग एक्टिव होती हैं विंटर्स में, और उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर जब डाउन होने लगता है उसके बाद फिर ये छुप के बैठ जाती है। तो इनका एक्टिविटीज़ को अगर आप किसी को शौक लग जाए आज के बाद देखने का, तो विंटर्स में आप देखेंगे कि 8 बजे के बाद ही इनकी एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं, जब टेम्परेचर जो है इस लेवल पे पहुंच जाता है, और उसके पहले आपको हल्की फुल्की एक्टिविटी करती दिखेंगी, और अधिकांश बटरफ्लाई उस समय अपने पंखों को खोल के बैठेंगी। ऐसा क्यों? हाँ, तो उनके शरीर में बहुत सारी स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, और उसके कारण वो बॉडी को, टेम्परेचर को, मतलब इस तरह से पंख को रखती हैं कि जब सूरज की किरणें उसके पंखों पे पड़ती है तो वो सही दिशा में डायरेक्ट होती हैं किरणें, और उसको एब्जॉर्ब करके उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है। और अधिकांश बटरफ्लाई दे आर डायरनल, मतलब दिन में ही एक्टिव रहती हैं, लेकिन कुछ बटरफ्लाईज जो आपको अभी भी देखने को मिलेंगे अपने हॉस्टल में, आप रात में देखिएगा बल्ब वगैरह के नीचे एक पर्टिकुलर टाइप की बटरफ्लाई जिसका नाम है कॉमन इवनिंग ब्राउन, वो आपको उसके नीचे एक दो तितलियां बैठी हुई दिखेंगी, और जो अपनी स्ट्रीट लाइट वगैरह होती है उसके नीचे भी उनकी एक्टिविटीज़ दिखती है। तो ये क्रेपस्क्यूलर, मतलब शाम के समय डस्क टाइम के आसपास एक्टिव होती हैं क्रेपस्क्यूलर बटरफ्लाईज, और ये आपको अभी भी आपके हॉस्टल में आज शाम को आप देखिएगा, एक ना एक लाइट के नीचे आपको एक ना एक बटरफ्लाई जरूर मिल जाएगी। अब वजन तो आप जानते हैं, बटरफ्लाई तो एक बहुत ही हल्की फुल्की जीव होता है, तो इसका वजन भी काफ़ी कम होता है। तो 2 पेटल ऑफ रोज़, मतलब अगर अपन इसकी सिमिली लें तो 2 पेटल ऑफ रोज़ के वजन के बराबर होता है। जो छोटी बटरफ्लाई होती है वो तो 0.04 ग्राम्स की होती है, और जो थोड़े बड़े साइज़ की बटरफ्लाई होती है वो 0.3 ग्राम की होती है। तो 1 किलो में कितनी? तो 1 किलो में देखिए बहुत ज़्यादा संख्या इनकी आएगी। और इनको जो कलेक्टिवली जब आप देखेंगे कि बहुत सारी, अब चूंकि अब आज के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग बटरफ्लाई को ऑब्जर्व करेंगे जब आप अपने फील्ड में जाएंगे। आपकी ट्रेनिंग कितने दिन की बची है यहाँ की, और कब फील्ड में जाएंगे आप लोग? देखी दिए, हाँ। तो कितने दिन पहले की बात है? 1 वीक, ठीक है। तो यूजुअली आप बटरफ्लाइज का जो ग्रुप है, जब बारिश होती है, मतलब मानसून का सीजन चालू होता है, उसके बाद आप जब अगर जंगल की कच्ची रोड वगैरह से अगर जा रहे होंगे, जो कि आप जाएंगे या आपको जाना ही पड़ेगा, तो आप देखेंगे रोड में कहीं कहीं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश, तेज बारिश पर नहीं, जब बारिश रुक चुकी है और कहीं पर जब कच्ची रोड के ऊपर पानी इकट्ठा है या मॉइस्ट ज़मीन है, तो वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज, और खासकर पीले रंग की आपको दिखाई पड़ेंगी, बहुत सारी बैठी हुई। तो उस तरह के ग्रुप को हम लोग कैलिडोस्कोप, स्वॉर्म या रैबल बोलते हैं, बटरफ्लाई के ग्रुप को। और जो कैटरपिलर भी जब एक ही जगह एग लेइंग होती है एक ही पत्ती पे, तो बहुत सारे कैटरपिलर्स जो हैं वो एक साथ निकलते हैं। तो जब बहुत, और आपने देखा होगा कि वो लाल रंग का, जिसको हम लोग लाल गाय बोलते थे बचपन में, पता नहीं आप लोग कुछ अलग नाम लेते होंगे, तो वो झुंड के झुंड में एक साथ चलते हैं। तो उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कैटरपिलर की आर्मी। अच्छा, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कहीं भी इंटरप्ट करके लाइफ बताएंगे समय आने पे। तो ऑर्थ्रोपॉड्स, जो भी आप लोगों ने, जिसने भी बायोलॉजी वगैरह पढ़ी होगी, जूलॉजी पढ़ी होगी, तो ये सब आपको आता होगा। एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने थोड़े से पॉइंट यहाँ पर इकट्ठे किए हैं, क्योंकि मैं खुद भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का हूँ, तो मैं भी इतना उसमें मास्टरी नहीं है मेरी कि मैं बोलूँगा, तो सिर्फ रिफ़र कर रहा हूँ मैं। तो सबसे बड़ा एक फाइलम है एनिमल किंगडम का, ऑर्थ्रोपोडा, उसमें इंसेक्ट्स बिलोंग करते हैं। और
ऑर्थ्रोपॉड्स में 5 क्लासेस होती हैं और जो ऐसी लिखी है क्रस्टेशिया जिसमें लॉबस्टर्स, क्रैब्स वगैरह होते हैं, एरेक्निडा जिसमें स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस वगैरह होते हैं, इंसेक्टा जिसमें बटरफ्लाइज, मॉथ्स, ग्रास हॉपर्स वगैरह होते हैं, माइरियोपोडा जिसमें मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स होती हैं, आपने सुना ही होगा वो जो बारिश के समय खासकर निकलती हैं, और ओनिकोफोरा ये पेरिपेटस ग्रुप होता है। पेरिपेटस की खासियत ये है कि ये अभी तक जैसा मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले था वैसे अभी भी है ये, मतलब ये लिविंग फॉसिल के नाम से आते हैं। एक पेड़ भी होता है लिविंग फॉसिल, आपने सुना होगा उसका नाम, किसी को याद है? जिंको बायलोबा। ये आप देहरादून को ही गए? अच्छा, देहरादून में आप जब जाएंगे तो वहां पर FRI कैंपस में बॉटनिकल गार्डन है, वहां पर ये पेड़ लगा हुआ है जिंको बायलोबा। तो इंसेक्ट्स में लगभग 8 लाख स्पीशीज हैं, वो अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें जो इंसेक्ट्स आते हैं उनको 29 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, और जो बटरफ्लाइज और मॉथ्स है वो लेपिडेप्टेरा नाम का जो एक ऑर्डर है उसको बिलोंग करता है, जिसमें लगभग 1,80,000 स्पीशीज हैं। लेकिन बटरफ्लाई की स्पीशीज लगभग 17,100 करीब ही हैं, मैंने शायद 15,000 बोला था, पर 17,100 करीब हैं जो कि अभी तक रिकॉर्ड हुई हैं। और लेपिडेप्टेरा का मतलब होता है स्केल और विंग, मतलब ये स्केली विंग्स इंसेक्ट होते हैं, इनके विंग्स में स्केल्स होते हैं। तो स्केल्स क्या होते हैं वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और इनमें से लगभग 10% बटरफ्लाइज अराउंड 1500 इंडिया में भी पाई जाती हैं। तो इंडिया के बारे में आपको पता ही होगा कि एक मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक जोन्स हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की सॉइल्स होते हैं, तो माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिफरेंट होती हैं, जिसके कारण बटरफ्लाई और बाकी सभी जीवों की बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बस एक आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, और ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के पास रहेगा। अगर आप भी इसको किसी को देना चाहें अपने हिसाब से काट छाट करके, तो आप लोगों का बहुत स्वागत है। जितने ज़्यादा लोग इसको देखेंगे शायद बटरफ्लाई कंजर्वेशन में उतना ज़्यादा उनका योगदान होगा। तो देखेंगे आप ये यहाँ पर इतने सारे ऑर्डर हैं, बहुत सारे, उसमें मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज जो है लेपिडेप्टेरा में आते हैं। इसमें मॉथ्स भी होती हैं, बटरफ्लाइज भी होती हैं। तो कई बार हम लोग मॉथ्स और बटरफ्लाई में कंफ्यूज करते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप अगर किसी को देख रहे हैं जिसमें आपको शक हो रहा है कि ये मॉथ है कि बटरफ्लाई, तो कैसे आप उसको अगर अच्छे से आपने देखा या फोटो खींची, क्योंकि यूजुअली बटरफ्लाइज और मॉथ्स आप जब उनको अप्रोच करते हैं तो वो उड़ जाती हैं। तो इसलिए आपके पास आजकल बहुत अच्छे कैमरा मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, तो उनको जूम करके आप एक फ़ोटो ज़रूर रिकॉर्ड के लिए लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट किसी का डेवलप होता है, क्योंकि उसके बाद ही आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू होता है बटरफ्लाइज का। मोस्ट बटरफ्लाइज में कुछ तो आपको इतनी स्ट्राइकिंग पैटर्न होता है कि आप उसको देख के पहचान जाते हैं, लेकिन कुछ बटरफ्लाइज को पहचानने के लिए आपको फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। तो जो फोटोग्राफी कोई इंटरेस्टेड है इसमें ग्रुप में? हाँ, चलिए। तो आजकल तो मोबाइल सबके पास ही है, तो सब लोग फोटोग्राफर तो हैं ही। और मैं आप लोगों को एक राय देना चाहूँगा कि कैमरा वाला प्रोफेशनल कैरियर तो हम लोगों में से बहुत कम लोगों का होता है। तो अगर आप मोबाइल लेते हैं तो एक बहुत अच्छे कैमरे वाले मोबाइल में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपके बहुत सारे रूटीन के काम में भी वो यूज़ होगा। क्योंकि आजकल एक एविडेंस के रूप में कैमरा की फ़ोटो अपन लोग यूज़ करते हैं। अगर कहीं जांच करने जा रहे हैं, कुछ देखते हैं, तो भी हमको एक फ़ोटो खींचते रहते हैं, तो हमारी जांच रिपोर्ट अच्छी बन जाती है। ये सब आप करने वाले हैं अपने भविष्य में, तो ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत अच्छा फ़ोन ऐसा खरीदिए, इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट। भले ही वो 2 या 3 साल ही चलता है, बट इवन देन कैमरा अच्छा खरीदने के बदले में आप अच्छा कैमरा मोबाइल वाला फ़ोन खरीदें, तो दैट विल बी ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। तो फ़ोटो खींचना आपके लिए एक अच्छी चीज़ होगी। इवन बर्ड्स की भी फ़ोटोग्राफ आप लोग खींच सकते हैं, क्योंकि बर्ड्स भी कई बार अप्रोच करने देती हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि मॉथ्स और बटरफ्लाइज लेपिडेप्टेरा ही हैं, और लेकिन बटरफ्लाइज के 5 फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। इसमें एक स्किपर्स ग्रुप होता है और दूसरा 4 अदर फैमिलीज होती हैं। तो उसमें लगभग ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीशीज़ का 3500 और 13,700। और बटरफ्लाइज में इस 5 फैमिलीज होती हैं, जो हम थोड़ा थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे अभी। तो जो
बटरफ्लाईज और मॉथ्स की स्टडी करता है उसको, उस स्टडी को बोलते हैं लेपिडेप्टेरोलॉजी, और जो विशेषज्ञ हो जाता है उसको बोलते हैं लेपिडेप्टोरिस्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई ना कोई इस कैटेगरी में जरूर आएगा, तो मेरी शुभकामनाएं आपकी अभी से हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 5 फैमिलीज़ में डिवाइडेड हैं बटरफ्लाईज। एक तो है स्वैलोटेल्स जिसकी पूंछ होती है, और दूसरी होती है वाइट्स एंड येलोज जिनको हम पिरिडी बोलते हैं, और पेपिलियनिडी पहली वाली फैमिली है जिसको स्वैलोटेल्स भी कॉमनली कहा जाता है। फिर थर्ड फैमिली है निम्फैलिडी। निम्फैलिडी मतलब ब्रश फुटेड, मतलब इनके पैरों में ब्रश जैसे, जैसे आपने ब्रश का यूज़ किया होगा कभी बचपन में, बहुत सारे रेशे रेशे निकले रहते हैं, तो वैसे इनके पैर में बहुत सारे पतले पतले बाल निकले रहते हैं, इसलिए इनको ब्रश फुटेड बोलते हैं। फिर होती है लाइकेनिडी, इसमें अधिकतर इन बटरफ्लाइज का कलर ब्लू टाइप का होता है, इनको कॉमनली ब्लूज भी कहा जाता है इस फैमिली को। और लास्ट फैमिली है स्पेरिडी, इसमें स्किपर्स होते हैं। ये थोड़ी सी बटरफ्लाई बाकी 4 ग्रुप की बटरफ्लाई से इसके एंटेना में डिफरेंस होता है, तो इसको अलग रखा गया। तो पेपिलियो मतलब होता है बटरफ्लाई लैटिन भाषा में, तो इसीलिए इस ग्रुप का नाम पेपिलियनिडी पड़ा है। और इसमें टेल लाइक एक्सटेंशन होते हैं, जिसमें आपने 2-3 बटरफ्लाई की फ़ोटो ऑलरेडी देख ली हैं जिनकी टेल थी। तो इन बटरफ्लाइज को हम सेलो टेल्स भी कहते हैं, और इनके लेग्स मतलब पैर काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि ये ऊपर किसी चीज़ के ऊपर चल रहे हैं। और भारत में इनकी लगभग 107 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये देखिए कुछ इसके उदाहरण हैं। ये कॉमन मॉर्मोन है, ये बटरफ्लाई आपको ज़रूर दिखेगी यहाँ पर। इसकी एक खासियत भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये है स्पॉट स्वॉट टेल, इसकी पूंछ जो है एकदम स्वॉट के तरीके से होती है। टेल्स जे ये भी आपको दिखेगी यहाँ पर। कॉमन माइम, इसमें देखिए टेल नहीं है लेकिन फिर भी इस ग्रुप का मेंबर है ये लाइम बटरफ्लाई, ये भी काफ़ी कॉमन होती है। और इसका लाइम बटरफ्लाई कहलाने का मतलब ये है कि इसका भी कोरिलेशन है नाम के साथ किसी चीज़ से। अभी हाल में जो स्टडी होती जा रही है उससे ये पता चला है कि एक मॉथ होती है जिसकी भी पूंछ होती है, तो उस पूंछ का क्या रोल है इनके लाइफ में। तो ये पता चला कि उसको खाती है बैट्स, और बैट्स को आपको पता है कि वो इको लोकेशन करके अपने जानकारी लेती हैं, वो इको वो करती हैं वेव्स, और उसको जब वो वापस आती है तो उसको पता चलता है सामने क्या है, कौन क्या सामने है। तो वो जो पूंछ है उस पर्टिकुलर मॉथ की जिसका नाम लूना मॉथ है, तो वो उसको डिच करने में सफल हो जाता है उसके पूंछ के कारण। फिर अगली फैमिली है पिरिडी और वाइट्स एंड येलोज। तो बटरफ्लाई शब्द जो है वो ऐसा माना जाता है कि वो बटरफ्लाई इस ग्रुप की बटरफ्लाई के कारण पड़ा है। मतलब बटर का कलर कैसा होता है, हल्का सा येलोइश होता है, आपने देखा होगा। तो इस ग्रुप की अधिकांश बटरफ्लाई का कलर उसी से मिलता जुलता होता है, वाइट एंड येलो टाइप का, मिक्स टाइप का। तो इसीलिए इसको बटरफ्लाई नाम इससे डेराइव हुआ है, और इस ग्रुप को हम लोग पिरिडी या वाइट्स एंड येलोज के नाम से जानते हैं। इसकी भी लगभग 100 के आसपास प्रजातियां अपने इंडिया में पाई जाती हैं। कॉमन गल है ये भी आपको दिख जाएगी जब आप थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करेंगे। ये सबसे कॉमन बटरफ्लाई है। हो सकता है बचपन में आप में से कुछ लोगों ने इसको पकड़ने की कोशिश की हो। ये हमारे घरों के आसपास पाई जाती थी जब हमारे घर के आसपास घास फूस हुआ करता था। इसका देखिए कॉमन ग्रास येलो ही नाम है। तो ये यूजुअली घास के मैदानों में ही दिखती थी। अब आगे आपको यह अभी बता देता हूं मैं। ग्रास येलोज में ये वाला आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप। यहाँ पे आपको कितने स्पॉट्स दिख रहे हैं ब्राउन कलर के? 2, ठीक है। तो ये कॉमन ग्रास येलो में ये 2 स्पॉट होते हैं। फिर एक 3 स्पॉट ग्रास येलो भी होती है, और एक स्पॉटलेस ग्रास येलो भी होती है, और एक स्मॉल ग्रास येलो भी होती है। तो ये सब यहाँ पे इसके नंबर ऑफ स्पॉट्स के हिसाब से इसको हम सेल रीजन बोलते हैं, सेल रीजन। खैर अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है, जो लेपिडोप्टेरिस्ट बनेगा उसके लिए है ये आपका कॉमन एमिग्रेंट है। ये इस समय बहुत आपको कॉमन दिखेगी। अगर आप आज तो पक्का ही दिखेगी, जब आप देखने के लिए जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे, आपको हॉस्टल पहुँचने तक ये वाली बटरफ्लाई जरूर आपको उड़ती हुई दिखाई पड़ेगी।
ये येलोइश ग्रीनिश। हाँ, वो तो बटरफ्लाई सबके, कोई भी बटरफ्लाई को आप छुएंगे तो वैसे ही होगा पाउडर। वो क्यों निकलेगा वो भी मैं बताऊंगा। ये कॉमन जेजेबल हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई है और मुझे बहुत ही पसंद है ये। अब अगली फैमिली है निम्फैलिडी या ब्रश फुटेड बटरफ्लाईज। तो इनके लेग्स जो है वो फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं, तो सामने वाले 2 लेग्स, और इनके फ्रंट लेग में मैंने आपको बताया कि बहुत छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं, ब्रश जैसे दिखते हैं, और आगे के 2 पैरों को ये यूज़ भी यूजुअली नहीं करते क्योंकि काफ़ी छोटे होते हैं। और जो सामने वाले पैर होते हैं उसमें जो नीचे का एक ऐसा रहता है और ऐसा रहता है, मतलब पैर ऊपर से ऐसे आता है और नीचे से थोड़ा सा ऐसा अपने पैरों जैसे ही होता है। तो ये वाला हिस्सा आगे के 2 पैरों में इसमें नहीं होता है। और फ्रंट लेग्स जो कई बार इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते कुछ बटरफ्लाइज में। और ये एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है बटरफ्लाइज का, 500 से ज़्यादा स्पीशीज इसमें पाई जाती है। वो सर सो रहे हैं, उनको थोड़ा जगिए, आपको आनंद आएगा। तो इस ग्रुप की कुछ बटरफ्लाइज हैं, जैसे टॉनी कोस्टर है, ये कॉमन बटरफ्लाई भी है लेकिन बहुत अच्छी दिखती है, कलर इसका बहुत सुंदर है। कॉमन लेपर्ड। अब आप देखिए ये कहाँ बैठी हुई है, आप बताइए। है? और बताइए, और कोई? ये है, आपने सुना होगा कार्निवोर्स होते हैं एनिमल्स, है ना। तो कार्निवोर्स खाते हैं मांस और उसके साथ बाल भी खा जाते हैं। तो ये कार्निवोर का जो वो होता है एक्सक्रीटा, उसको बोलते हैं स्कैट। तो ये एक स्कैट के ऊपर बैठी हुई है। अच्छा, ये फूल को आप पहचानते होंगे जरूर, सभी लोग पहचानते होंगे। क्या है? लेंटाना। लेंटाना भी एक सबसे भयानक वीड है पूरे इंडिया के लिए और बल्कि कई देशों के लिए। तो ये आपको हर जगह मिल जाता है, लेकिन बटरफ्लाइज के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव प्लांट है। जहाँ बटरफ्लाई गार्डन बनाना हो आपको कभी, तो इस प्लांट को ज़रूर आप अपने गार्डन में लगाइए। इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ इंडिया में पाई जाती हैं इस प्लांट की, और ये बहुत ही अच्छा नेक्टर प्लांट है बटरफ्लाइज के लिए। ये गॉडी बैरन है, इसका आप देखिए कलर पैटर्न, इसको देख के आपको लगेगा कि आपने कभी इस तरह का कॉम्बिनेशन सोचा नहीं होगा कि इस तरह का कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत दिखता है। कॉमन मैप आप देख ही चुके हैं। अब आप देखिए ये बटरफ्लाई भी कहाँ बैठी हुई है, ये तो ज़मीन पे बैठी हुई है ना। तो अभी हमने बारिश में जहाँ बटरफ्लाई बैठती हैं, तो ये भी नम एक एरिया में बैठी हुई है। इसका भी रीज़न हम लोग बाद में बताएंगे, सोचेंगे। ये पीकॉक पेंसी है, इसकी भी आपके इस कैंपस में मिलने की संभावना काफ़ी है। आप लोग कितने दिन तक यहाँ हैं? 12 दिसंबर तक है। तो अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट आए तो आप जो भी बटरफ्लाई दिखती हैं, अगर किसी के पास अच्छा फ़ोन हो तो उनकी फ़ोटो खींचिएगा और मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको दूंगा। जो आप पहचान नहीं पाएंगे मुझे भेजिएगा। तो एक चेकलिस्ट आप लोग सब मिलके बना सकते हैं इस कैंपस की, है ना। भले ही वो 10 बटरफ्लाई से ही शुरुआत हो, है ना। हाँ, दिखेंगे। हाँ हाँ, देखिए जो हम लोग गार्डन बनाते हैं तो उसमें फ्लावर्स होते हैं, और फ्लावर्स जो है बटरफ्लाई के भोजन के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं, क्योंकि वो नेक्टर को ही सक करती है ना। तो जितने भी जहाँ पे भी फ्लावर्स आपके ज़्यादा होंगे, जिस भी गार्डन में होंगे, या फिर अगर वाइल्ड फ्लावर्स हैं जैसे लेंटाना वगैरह है, वो भी यहाँ पर होगा इस कैंपस में। तो उसके आसपास आप घूमेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखेंगी। और सवेरे 8 से 10 के बीच में आप लोग को यहाँ कितने बजे आना होता है? 10। हाँ, तो कुछ लोग तो मॉर्निंग वॉक जरूर करते होंगे कुछ ना कुछ। हाँ है, पीटी तो आपकी आधे घंटे की होती होगी ना, पर वो 8 बजे के पहले होती होगी। हाँ, तो ये 8 बजे के बाद ही का इनका है काम। हाँ, तो पीकॉक पेंसी ये भी बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई है। ये स्ट्राइप्ड या कॉमन टाइगर इसका नाम है। ये भी कॉमन बटरफ्लाई है, ये भी आपको जरूर मिलेगी यहाँ पर।
ये बटरफ्लाई बहुत ही स्पेशल बटरफ्लाई है, कैमोफ्लेज करने में इसका एक्सपर्टाइज बहुत ज़बरदस्त है, इसके बारे में और आगे बात करेंगे। इसका नाम है ऑरेंज ओक लीफ। ये वाला ऑरेंज कलर जो है इसके कारण इसका नाम है ऑरेंज ओक लीफ। और ये लीफ क्यों कहलाती है अभी आपको आगे पता चलेगा। अगली फैमिली है लाइकेनिडी और ब्लूज। ये बहुत छोटी छोटी बटरफ्लाई का एक ग्रुप होता है और जो स्मॉलेस्ट बटरफ्लाईज है वर्ल्ड की वो भी इसी ग्रुप का मेंबर है। वो भी आगे आपको फोटो में दिखाऊंगा। ये भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, लगभग 450 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं इसकी। और इसमें यूजुअली ब्लू और पर्पल कलर ज़्यादा बहुतायत में पाया जाता है अपर साइड ऑफ द विंग में, तो इसलिए इसको नाम इसका डेराइव ब्लूज वहीं से हुआ है। तो ये लार्ज ओक ब्लू, इसमें देखिए आप ब्लू कलर बहुत ही फैसिनेटिंग है, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है और ये एमपी में बहुत कॉमनली भी मिलती है। हो सकता है आपको यहाँ इस कैंपस में भी शायद कम संख्या में दिख सकती है। एक कॉमन पैरो है और इसका भी ब्लैक एंड वाइट जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये भी आपको यहाँ मिल सकती है। और बेर के जहाँ पे पौधे होंगे बेर, वो उसके आसपास मिलने की संभावना इसकी सबसे ज़्यादा है। ये कॉमन सिल्वर लाइन आप देख चुके हैं। ये बटरफ्लाई खास है, इसका नाम ही है फॉरगेट मी नॉट। और वैसा इसलिए है कि ये जो दो डॉट दिख रहे हैं आपको, ये आपको बड़े स्ट्राइकिंगली दिखेंगे इसके अंडर साइड ऑफ द विंग में। तो आप जब, और ये यूजुअली बैठती ऐसी ही है, तो अगर ये दो स्पॉट दिखेंगे तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि इसका नाम ही फॉरगेट मी नॉट है। ये एंगल्ड सनबीम है। लास्ट फैमिली है, इसमें आपको एक इन दोनों मतलब हिस्पेरिडी और बाकी 4 ग्रुप की बटरफ्लाईज में एक मेजर डिफरेंस होता है, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इनका जो एंटेना होता है वो आखिरी में एक हुक के जैसा ऐसा घुमा हुआ रहता है, और उसके पहले एक स्वेलिंग होती है उसमें एंटेना में, तो वो भी आप कुछ फोटो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और इसके मेंबर को ये माना जाता है कि ये मॉथ और बटरफ्लाई के बीच में है, लेकिन है बटरफ्लाईज ये। और इसकी भी ये भी बड़ा ग्रुप है, लगभग 320 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। तो आप देखिए इसमें आपको दिख रहा है ना ये हुक जैसा, और इस टिप के जस्ट पहले यहाँ पे स्वेलिंग है, मतलब फूला हुआ भाग है, और बाकी तो ये ठीक है। तो इसको आपने देख लिया। अब अपन इसके पहले वाले ग्रुप की एक बटरफ्लाई देखते हैं। हाँ, इसमें देखिए आप, ये यहाँ पर एकदम टिप में स्वेलिंग है, बाकी का हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉमन है, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक यहाँ पर हुक भी निकला है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हिस्पेरिडी फैमिली के जो मेंबर्स हैं और बाकी बटरफ्लाईज में, ये डिफरेंस है। ये चेस्टनट एंगल है, ये कॉमन बैंडेड ऑल आपने देखा है। ये गोल्डन एंगल, ये डार्क पाम डार्ट, ये इंडियन स्किपर, छोटी सी बटरफ्लाई है, बहुत खूबसूरत दिखती है। ये भी आपको शायद यहाँ मिल जाए। अब बटरफ्लाई के थोड़े से उसके संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन कोई भी इंसेक्ट में की तरह इसमें भी पाया जाता है। 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं जो कि थोरेक्स रीजन से अटैच रहते हैं। 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, हाइंड विंग और फोर विंग, और एक एंटीना का पेयर होता है, एक प्रोबोसिस होता है। प्रोबोसिस एक स्ट्रॉ जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम स्ट्रॉ का उपयोग क्या करने के लिए करते हैं, लिक्विड को सक करने के लिए, वैसे ही बटरफ्लाई के शरीर में ही वो स्ट्रॉ जुड़ी होती है, उसको हम प्रोबोसिस बोलते हैं। एक प्रोबोसिस मंकी भी होता है, आपने शायद अगर किसी ने देखा होगा नेशनल जियोग्राफिक वगैरह, तो उसमें आपने कभी देखेंगे तो आपको प्रोबोसिस मंकी भी दिखाई पड़ेगा। और आँखों का एक पेयर होता है। ये देखिए इसमें आपको पता चलेगा, एंटीना ये प्रोबोसिस है, ये फोर विंग कहलाता है, ये हाइंड विंग कहलाता है, और ये हाइंड लेग, मिड लेग और फोर लेग 3 पेयर होते हैं। और ये नीचे वाला साइड मैंने आपको बताया था अंडर साइड कहलाता है, और ऊपर वाला साइड अपर साइड ऑफ द विंग कहलाता है। बटरफ्लाई कोल्ड ब्लडेड है, मैंने आपको बताया है। और इसका जो ब्लड, इनका जो ब्लड होता है उसको हेमोलिम्फ बोलते हैं।
और ये ऑक्सीजन कैरी नहीं करता, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरी करता है, इनकी बॉडी में जो है वो जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है। ये केवल सेल्स को, बॉडी की सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है सेल्स का उसको कैरी अवे करता है। और इसका रंग जो होता है हल्का सा पेल येलोइश ग्रीन होता है, और कभी कभी कलरलेस भी होता है कुछ बटरफ्लाईज में। और बटरफ्लाई का ब्रेन जो है उसके सिर में नहीं होता है, उसके थोरेक्स रीजन में होता है, और उसका जो माउथ होता है वो ट्यूब लाइक होता है, जैसा मैं अभी अपने बात की है। और बटरफ्लाई बनने के बाद मतलब इसके लाइफ में 4 स्टेजेस होते हैं, तो लास्ट स्टेज बटरफ्लाई होती है, तो उसके बाद वो केवल लिक्विड डाइट ही ले सकती है। बटरफ्लाईज की आंखें बहुत खास होती हैं, वो कंपाउंड आइज होती हैं, और जैसे हमारी आंख में एक ही लेंस होता है, लेकिन बटरफ्लाई की आंखों में असंख्य लेंसेस होते हैं, तो वो उनका जो एंगल होता है, विजन का एंगल, वो बहुत ही वाइड होता है। इसलिए आप देखेंगे, और 2-3 चीज़ें होती हैं, और एंटेना भी इसका सेंसरी ऑर्गन है। तो जब आप किसी बटरफ्लाई को अप्रोच करते हैं तो आपके शरीर से हवा जो रहती है टच छुई, तो वो आगे की तरफ बढ़ेगी। जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो भी लेयर आपकी यहाँ पर जुड़ी हुई है हवा की, वो आगे की तरफ जाएगी, तो आगे की तरफ एयर कंप्रेस होगी, तो वो बहुत ही माइन्यूट चेंजेस होते हैं प्रेशर में, तो उसको भी वो डिटेक्ट करती है। इसी से पता चलता है उसको, या तो देख लेगी आपको, और अगर देख नहीं पा रही है तो उसके जो एंटीना है वो इस तरह के प्रेशर के माइन्यूट डिफरेंसेस को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, और उसको बताते हैं कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, और उस वैसी स्थिति में वो वहाँ से उड़ जाती है। और बटरफ्लाई जो है मतलब कलर ब्लाइंड नहीं होती, वो बहुत सारे कलर आदमियों की तरह देख सकती है, लेकिन उनका जो स्पेक्ट्रम है देखने का वो और हमारा डिफरेंट है। तो आप देखेंगे कि अगर मनुष्य को कोई दृश्य ऐसा दिखाई पड़ रहा है तो बटरफ्लाई को ऐसा दिखाई पड़ेगा, और आदमी को अगर फूल का रंग इस तरह से दिखाई पड़ रहा है तो बटरफ्लाई को इस तरह दिखाई पड़ेगा। थैंक यू। तो मनुष्य जो है 400 से 700 एंगस्ट्रॉम यूनिट जो नैनोमीटर होता है, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर एक एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। तो ये होती है वेवलेंथ, जो हम लोग दृश्य प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो 400 से 700 के बीच में जो हम देख पाते हैं, और बटरफ्लाई जो है 300 से 600 के बीच में देख पाती है। एंटीना बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो सेंसरी ऑर्गन के रूप में काम करता है, और उनको एनिमल किंगडम की सबसे सेंसिटिव नोजेस में से एक माना जाता है। फेरोमोन्स के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, तो बटरफ्लाइज को अपना मेट ढूंढने के लिए फेरोमोन्स को उत्सर्जित करना होता है, उसी के मतलब गंध पाकर अपने सेंसरी ऑर्गन से वो मेट को अपना ढूंढ पाते हैं। पैर भी बहुत स्पेशल होते हैं बटरफ्लाई के। जब बटरफ्लाई किसी पौधे पे बैठती है तो पैरों के माध्यम से उसको उसका स्वाद पता चलता है, और जो उसका फ्लैट वाला हिस्सा होता है जहां पर ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उसको टार्सी बोलते हैं, ये वाला हिस्सा जो लास्ट वाला रहता है, टिप। तो पैरों की मदद से ही वो अपना प्लांट का सिलेक्शन करती है जहां पर उसको अंडे देने होता है। ऐसा क्यों, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर होता है पैरों में, इतने सारा कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी यहाँ पर लगी होती है जिसके माध्यम से ये अपना सेंस ऑर्गन के रूप में इसको काम करते हैं, टेस्ट ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। और ये प्रोबोसिस है, बटरफ्लाई की प्रोबोसिस, जिसको कॉइल टंग्स भी बोल सकते हैं। तो जब इसका उपयोग नहीं करना होता है तो इस तरह से रखती है बटरफ्लाई इसको, और जब इसका उपयोग करना होता है तो इसको सीधा कर लेती है, और फिर किसी फ्लावर के अंदर उसको डाल के और वहाँ से नेक्टर सक करती है। तो जब इवोल्यूशन होता है तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे, जैसे एक हमिंग बर्ड होती है, तो वो पर्टिकुलर, और हमिंग बर्ड की मेरे ख्याल से 60-70 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, और हर हमिंग बर्ड जो है किसी एक पर्टिकुलर प्लांट के परागण में सहायक होती, मतलब वो प्लांट के साथ, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के प्लांट के साथ उनका बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप है, को इवोल्यूशन इसको बोलते हैं।
अब हमने लेपिडेप्टेरा का मतलब ही क्या था, स्केली विंग्ड इंसेक्ट्स, ठीक है ना। तो स्केली विंग मतलब स्केल का मतलब आपने घरों ऐसे घर आपने सबने शायद देख रखे होंगे जिसके ऊपर कवेलू लगाए जाते थे, देखे हैं ना। तो वही टाइल्स के रूप में ही बटरफ्लाई के विंग के ऊपर छोटे छोटे टाइल्स के रूप में परतें जमा होती हैं, और उसके कारण इनको रंग भी मिलता है और इनके बहुत सारे फंक्शन जो है वो टाइल्स स्ट्रक्चर के कारण ही हो पाते हैं संभव। अब आप लोग इजाज़त दें तो मैं चाय भी पीता चलूं। तो स्केल्स जो है, जैसे आपने अगर मकान देखा होगा कवेलू वाला, तो लेयर के रूप में एक के ऊपर एक जमा के रखे होते हैं, है ना। ऊपर वाला कवेलू जो है नीचे वाले से कुछ ओवरलैप करता है, तो सेम स्ट्रक्चर बटरफ्लाई के विंग का भी होता है। वो स्केल्स होते हैं, एक लेयर के नीचे दूसरे लेयर, दूसरे के नीचे तीसरे, ऐसे पूरा ऊपर से नीचे तक, जैसे कवेलू वाली छत होती है वैसे स्केल्स भी बटरफ्लाई के विंग्स में जमे होते हैं। अब इसमें बटरफ्लाई के स्केल्स में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो पिगमेंट्स, जब वो कैटरपिलर स्टेज में जिन चीज़ों को खाती है उससे दो तीन तरह के पिगमेंट वो अपने बॉडी में उसके आ जाते हैं। वो पिगमेंट उसके स्केल्स को कलर देते हैं, और दूसरा कलर जो है वो ऑप्टिक्स के कारण पैदा होता है। तो वो अभी अपन आगे बात करेंगे। आपको कोई बोरियत अनुभव हो रही है तो बताइएगा, किसी ना किसी को तो हो रही होगी। ठीक है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी सूचना है। अगर आप लोग सामूहिक रूप से कैसे बोल सकते हैं, लेकिन आप तो बटरफ्लाई का जो कलर है वो दो चीज़ों से आता है। एक तो स्केल्स के कलर में ऑलरेडी जो पिगमेंट उसके कैटरपिलर ने खाया था और उसकी बॉडी में था वो, और दूसरा जब प्रकाश की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं और वो या तो परावर्तित होती हैं या रिफ्रैक्शन होता है उसमें। परावर्तन और क्या बोलते हैं हिंदी में दूसरा, अपवर्तन। हाँ, परावर्तन और अपवर्तन, ये दो घटनाओं के कारण उसके विंग, अब जो बटरफ्लाई का जो कलर है हमको वैसा दिखाई पड़ता है। तो फोर विंग और हाइंड विंग की संरचना थोड़ी सी अलग होती है, तो ये इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। और जब बटरफ्लाई का स्टडी करना होता है तो इसके देखिए बटरफ्लाई के पंख को बहुत सारे रीजन में डिवाइड किया गया, दिख रहा है ना। ये फोर विंग है, यहाँ पे ये सेल वाला हिस्सा आपको दिख रहा है। जब आपको मैंने आप उसके बारे में बताया था कॉमन ग्रास येलो के बारे में, तो मैंने आपको दो निशान बताए थे। तो वो दो निशान जो है इसी सेल में थे। वो तो इसी सेल में निशानों की संख्या के आधार पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सी ग्रास येलो है। इसी प्रकार हाइंड विंग में भी इसी तरह के सभी रीजन होते हैं। तो ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग अभी लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये तो आपको मैंने अभी बताया है, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो ये केमिकल पिगमेंट जो होते हैं वो मेलानिन होता है एक खासकर, तो ये होता है जिसके कारण उसको कलर मिलता है। और जो स्केल होता है उसको फोटोनिक क्रिस्टल भी बोला जाता है। और हर स्केल की भी संरचना होती है, मतलब एक स्केल तो ऑलरेडी एक संरचना है और उस संरचना की भी संरचना होती है, जिसके कारण वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा या रिफ्रैक्ट करेगा लाइट को, वो उसका कलर उससे डिसाइड होता है। तो लाइट वेव्स को ये इंटरफेरेंस भी आपने पढ़ा ही होगा, अतिक्रमण या के व्यतिकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में। तो ये तीन चीज़ें मिलके बटरफ्लाई को उसका रंग प्रदान करती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और क्या है, इंटरफेरेंस। हाँ, ये तीन चीज़ें मिलके उसको उसका कलर देती है। तो आप लोगों ने फिजिक्स के कौन स्टूडेंट हैं? तो ग्रेटिंग वाला आपने स्टडी किया होगा, ग्रेटिंग है ना। ग्रेटिंग से जब जाता है तो प्रकाश जो है कई सारे स्पेक्ट्रल ग्रुप्स में बढ़ जाता है और फिर हम उससे उसकी वेवलेंथ फर्क कर, हाँ, डिस्पर्शन होता है। तो उससे फिर हम उसकी वेवलेंथ वगैरह काउंट करते थे पहले, तो वो आप कर सकते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जब इंटरफेरेंस होता है तो कुछ वेवलेंथ्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद, और कुछ वेवलेंथ एक दूसरे को मतलब प्रबल कर देती हैं, तो वो फिर वो कलर हमको दिखाई पड़ते हैं। अंधेरे में तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये लाइट के कारण ही घटना हो रही है ना। अंधेरे में तो आपको जैसे बाकी जैसे चीज़ें दिखती हैं काली,
वैसी दिखेगी आपको, क्योंकि इरिडिसेंस जब होगा कोई मतलब कोई लाइट को एब्जॉर्ब करके बाद में वो एमिट कर रहा है, जैसे आपकी घड़ियों में वो रहता है ना रेडियम लगा हुआ, तो वो आपको अंधेरे में भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो जब प्रकाश में रहता है तो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, और उसके बाद जब अंधेरा होता है तो वो एमिट करता है, तो आपको दिखाई पड़ता है। तो जो हमारे सीवी रमन थे वैज्ञानिक बहुत बड़े, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया था, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन का, तो उनका काफ़ी नाम भी है। अब आप देखिए कि जब बटरफ्लाई विंग को हम लोग एनलार्ज करना शुरू करते हैं, तो ये बटरफ्लाई विंग है, इसको एनलार्ज किया तो हमको स्केल्स दिखना शुरू हुए। स्केल्स को जब हमने स्केल्स को भी एनलार्ज करके देखा तो इस तरह से आपको रिजेस दिखाई पड़ना शुरू हुई, और रिजेस को भी और एनलार्ज किया तो उसमें ये स्ट्रक्चर भी दिखाई पड़े। तो ये सब जो है, जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो एंगस्ट्रॉम यूनिट में, ये उसके यूनिट के बहुत करीब होते हैं, और इसीलिए लाइट के रेस को रिफ्रैक्ट और इंटरफेरेंस की घटना इन सब स्ट्रक्चर के कारण ही हो पाती है लाइट। तो कुछ आप देखेंगे बहुत सुंदर सुंदर विंग्स के स्ट्रक्चर हैं। अब आती है बात कि बटरफ्लाई की स्पीड क्या होती है। तो बटरफ्लाई के पंख जो हैं 1 मिनट में ऑन एन एवरेज 25 बार बंद चालू होते हैं जब वो उड़ती है तो, और इनकी जो एवरेज स्पीड नॉर्मल कंडीशन में 10 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है, और जो बहुत तेज बटरफ्लाईज होती हैं जिसमें स्किपर वाला ग्रुप है, तो उसमें जो है इसकी स्पीड लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो बटरफ्लाई के बारे में हम पता कर ही चुके हैं कि वो नेक्टर ही पी सकती हैं या फिर कोई लिक्विड ही डाइट को अंदर कर सकती हैं, तो उनके लिए खाना केवल लिक्विड ही होता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात अब मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ कि हर बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर है वो फोलिएज पे डिपेंडेंट रहता है प्लांट्स के, और फोलिएज मतलब पत्तियाँ उसको खाता है, ठीक है। लेकिन हर बटरफ्लाई स्पीशीज़ के लिए कुछ विशेष नंबर ऑफ प्लांट्स की पत्तियां ही उसका कैटरपिलर खा सकता है। तो मतलब जिनको अपन बोलते हैं होस्ट प्लांट, लार्वल या बटरफ्लाई होस्ट प्लांट बोलते हैं। तो बटरफ्लाई को ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने अंडे उन्हीं प्रजातियों के वृक्षों के पत्तियों पर दे जिसको बड़ा, जब कैटरपिलर निकले तो उसको खाना वहीं मिल जाए, ठीक है। तो ये काम अपने पैरों के माध्यम से वो करती हैं, ऐसा हमने देखा। तो कुछ बटरफ्लाई का एक होस्ट प्लांट ही होता है, कई बटरफ्लाई का केवल एक होस्ट प्लांट होता है, कुछ बटरफ्लाई का एक से ज़्यादा होते हैं, 4, 5, 6, और कुछ बटरफ्लाई के काफ़ी वाइड रेंज होती है। तो जितनी भी जनरलिस्टिक बटरफ्लाईज होंगी उनकी काफ़ी ज़्यादा लार्वल होस्ट प्लांट होंगे, और जितनी रेयर बटरफ्लाईज होंगी वो प्लांट जब वहाँ होगा तभी वो बटरफ्लाई वहाँ दिख सकती है आपको। तो इसीलिए वेजिटेशन की बायोडाइवर्सिटी से बटरफ्लाई की बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल कंप्लीटली कोरिलेटेड है। जितने ज़्यादा प्लांट स्पीसीज़ होंगे उतने ही ज़्यादा बटरफ्लाईज वहाँ पर स्पीसीज़ मिलने की आपको संभावना है। इसीलिए जब रेन फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, वेस्टर्न घाट है या फिर नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ हैं जहाँ पर प्लांट की बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर आप देखेंगे बर्ड्स की भी बर्ड्स की और दूसरे प्रजातियों की भी बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली डिपेंडेंस काय पे होता है किसी भी जीव का, या तो वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है या सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर होता है। तो सभी परिस्थितियों में वेजिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब मॉथ्स एंड बटरफ्लाईज के जो पहचान का है, मतलब आप आज इस मामले में स्पेशलिस्ट बन जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि ये बटरफ्लाई है या मॉथ। कई बार कंफ्यूजन होता है, पर बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके आधार पर आप ये जान सकते हैं कि बटरफ्लाई है या मॉथ है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ तो ये यहाँ पे जो आपने पढ़ तो लिया ही होगा कि द एंटेना ऑफ मॉथ आर नॉट क्लब्ड एंड मे बी ब्रांच और थ्रेड लाइक। मतलब बटरफ्लाई में केवल 2 तरीके के एंटेना मिल रहते हैं, इस तरह का जो कि अदर देन स्किपर्स है, और स्किपर का इस तरह का, बस 2 ही तरह के एंटीने पाए जाते हैं। और जो मॉथ होती है इनमें ये 2 तरह के एंटीने नहीं पाए जाते, लेकिन उनमें मल्टीपल टाइप के एंटीने पाए जाते हैं। मतलब कोई आपका एकदम रेशे जैसा धागे जैसे होगा,
कोई ऐसे पत्तियों जैसे होगा, कोई इस तरह का होगा, मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एंटीना होते हैं। लेकिन बटरफ्लाइज में केवल ये 2 तरीके के एंटीना ही पाए जाते हैं बस। तो इसके लिए आपके पास फोटो होने की आवश्यकता है ताकि आप उसको एनलार्ज करके चेक कर सकें कि उसका एंटीना कैसा है। लाइफ साइकिल बटरफ्लाई जो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का उदाहरण है। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, एग के बाद कैटरपिलर के बाद प्यूपा के बाद एडल्ट या इमैगो बोलते हैं जिसको, तो और प्यूपा को क्राइसलिस बोलते हैं, कैटरपिलर या लार्वा बोलते हैं। तो इस पूरी घटना को बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो हाँ, एक और ख़ास बात यह है कि बटरफ्लाई का जो इकोलॉजिकल रोल के बारे में आपको बताया गया था, तो बटरफ्लाई का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इकोलॉजी में, मतलब पूरे प्रकृति में। ये एक फूड सप्लायर है प्रकृति के अलग अलग प्रजातियों के जीव जंतुओं के लिए। तो जब बटरफ्लाई एग देती है तो काफ़ी संख्या में एग्स देती है और उस समय उसमें पैरासाइट्स लगते हैं। तो सबसे पहला भोजन वो पैरासाइट का बनते हैं, वो एग। एग में से जब कैटरपिलर निकलता है तो उसको बर्ड्स खाती हैं और भी जो छोटे मोटे जीव जंतु हैं वो उसको खाते हैं, और कई बार आदमी भी खाते हैं कैटरपिलर्स को। कुछ देशों में, मैक्सिको वगैरह में आपने देखा होगा कीड़ों का बाजार होता है, वो वहाँ पे कीड़े वगैरह खाते हैं, तो कैटरपिलर्स खाते हैं। और उसके बाद जब ये प्यूपल स्टेज में होता है तब उसको चींटी वीटी खा जाती है। इसके अंदर चींटियों को पता चल जाता है कि ये खाने की चीज़ यहाँ पर है, वो उसको खा जाती है। और जब एडल्ट बनता है तो फिर जब ये उड़ती है तो उड़ते समय इसको बहुत सारे पक्षी खाते हैं। स्पाइडर अपने वेब में फंसा लेती है, ड्रैगन फ्लाई इनका शिकार करते हैं। ड्रैगन फ्लाई के बारे में आपको अगर पता ना हो तो वो एक प्रीडेटिंग इंसेक्ट है, मतलब वो केवल मांसाहार पे डिपेंड करता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ड्रैगन फ्लाई के साथ ये है कि उसका मेटामॉर्फोसिस जो होता है उसमें 3 ही स्टेज होते हैं। एक होता है एग और दूसरा होता है जिसको उसका एक नाम है वो मैं अभी भूल गया। तो सेकंड स्टेज में वो पानी के अंदर तैरने वाला रहता है और थर्ड स्टेज में फिर वो ये बनता है, मतलब जो उसका मॉर्फोसिस में 3 ही स्टेज होती है। तो आप देखेंगे लगभग 300 अंडे अगर किसी बटरफ्लाई ने दिए हैं तो वो अंडे ही स्टेज में लगभग 90 कम हो जाते हैं, और जब वो कैटरपिलर बनता है तो 200 के आसपास से शुरुआत होती है, तो यहाँ पे पहुँच जाता है वो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर तो लगभग 100 यहाँ पे कम हो जाते हैं। फिर प्यूपल स्टेज में लगभग 30 कम हो जाते हैं और लगभग 2 ही सर्वाइव करते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई स्टेज में भी उनका प्रिडेशन होता है। तो 3 से अंडे अगर किसी बटरफ्लाई में दिए हैं तो उसमें से 2 एडल्ट ही वहाँ पर उसके सर्वाइव करने वाले हैं। इतना ज़्यादा नेचर के फूड चेन का पार्ट है। तो ये हमने जो मेटामॉर्फोसिस की बात की थी, तो ये है डैनेड एग फ्लाई बटरफ्लाई जो है उसकी फीमेल आपने पहले भी देखी है। तो ये फीमेल देखिए, आप देखेंगे ये यहाँ पर इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इंसेक्ट पार्ट का, वो पत्तियों को इसने पहले पहचान लिया। अब ये पत्ती के नीचे जो है अंडे चिपका रही, तो अंडों का शेप साइज इस तरह से होता है, ये एनलार्ज करके दिखाया गया है, राउंड राउंड संतरे के जैसा। फिर उसके बाद इसमें से कैटरपिलर निकलता है। कैटरपिलर जो रहता है, आप देख सकते हैं कि बटरफ्लाई कितनी छोटी है, उसका अंडा कितना छोटा होगा, उसमें से जो कैटरपिलर निकलेगा वो कितना छोटा होगा। लेकिन आपने तो काफ़ी बड़े बड़े कैटरपिलर देखे। तो कैटरपिलर की ग्रोथ जब होती है तो वो खाता जाता है, मतलब वो उसको बोलते हैं ईटिंग मशीन बोलते हैं, कैटरपिलर को ईटिंग मशीन बोलते हैं। उसका उस स्टेज में केवल खाना ही काम होता है, अपने को बचाओ और खाओ। तो बचाने के लिए उसमें बहुत सारे इस तरह के दृश्य दिखने वाले उसके ऑर्गन्स होते हैं जो उसको बचा के रखने में सहायक होते हैं, कैमोफ्लेजिंग वगैरह। तो जब वो खाता है तो उसका शरीर में वृद्धि होती है। तो शरीर में वृद्धि होती है तो एक समय ऐसा आता है कि उसका जो ऊपर का जो स्किन है वो सिर के पीछे से फट जाता है और उससे एक बड़ा कैटरपिलर निकलता है। तो ऐसा कैटरपिलर स्टेज में 3 से 4 बार होता है, और इन एक से दूसरे जब कन्वर्ट होता है वो छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़ा, तो उसको इंस्टार स्टेजेस बोलते हैं। तो 3-4 बार ऐसा होता है कि कैटरपिलर का साइज बढ़ता जाता है खा खा के, और उसके बाद फिर जब वो पर्याप्त बड़ा हो जाता है तो एक सेफ जगह ढूंढता है और अपने शरीर से सिल्क निकालता है और उससे लटक जाता है उल्टा। लटकने के बाद वो अपने चारों तरफ भी वो उसका पूरा सिल्क वेब बना लेता है
और सिल्क वेब बनाने के बाद अंदर उसमें एंजाइम से बहुत सारे चेंजेस ट्रिगर होते हैं। तो जो इल्ली के रूप में था वो पंखों वाले जीव में परिवर्तित हो जाता है। वो एक बहुत ही, एक प्रकार से बोलना चाहिए, रहस्यमय प्रक्रिया मानी जाती थी। लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स आ रहे हैं, तो शायद आप अगर गूगल या यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको अंदर क्या हो रहा है ये भी पता चलने वाली आपको सूचना मिल जाएगी। तो प्यूपल स्टेज में ये लटका रहता है, कुछ दिन ऐसा बिताने के बाद फिर वो उसमें से बटरफ्लाई एमर्ज करती है। तो जो प्यूपल केस होता है उसके अंदर लिक्विड्स होते हैं। तो जब ये बटरफ्लाई जब बाहर निकलती है तो वो उसके पंख गीले होते हैं। आपने तेंदुपत्ते का नाम सुना होगा ना। तो तेंदुपत्ता जो है उसको कलेक्ट करते हैं, पहले कलेक्ट करने के बाद उसको एक जगह खरीदा जाता है, खरीदने के बाद उसको सुखाया जाता है ना। तो पत्तों को सुखाते हैं तो कैसा हो जाता है पत्ता, जब पत्ते को सुखाते हैं और उसको दबाएं तो कैसा होगा, क्रश हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। लेकिन उस पत्ते को बोरे में भरा जाता है, अगर बोरे में भरने के पहले कुछ उसके प्रोसेस ना किया जाए तो पूरे पत्ते टूट जाएंगे और कोई काम नहीं आएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, पत्तों को पानी से सींचते हैं और सींचने के बाद उसको ढाँक के रखते हैं। तो उस मॉइस्चर से जो पत्ते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तब उसको बोरे में भरा जाता है और बोरे में भरने के बाद फिर से सुखाया जाता है उसे, अदरवाइज उसमें फंगस वगैरह ये सब लग सकती है। तो जब बटरफ्लाई का प्यूपा से एमरजेंस होता है तो उस समय उसके पंख पूरे गीले होते हैं। तो उसकी बॉडी जो है पंखों में जो वेन्स होते हैं उसमें ब्लड को पंप करता है। पंप करने के बाद वो पंख जो है जो मुड़े हुई हालत में रहते हैं वो खुल जाते हैं। खुलने के बाद वो एक जगह बैठती है और बैठ के अपने पंखों को सुखाती है। जब तक पंख सूख नहीं जाते तब तक वो उड़ नहीं सकती। तो ये वाला जो पीरियड होता है उसका बहुत ही, मतलब कहना चाहिए, खतरनाक समय होता है उसकी लाइफ का, जब उसको कोई भी प्रेडेटर खा सकता है और वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसलिए वो ऐसी जगह बैठती है सामान्यतः जहाँ पर उसके ऊपर परभक्षियों की नज़र ना पड़े, और जब सूख जाती है तभी वो उड़ पाती है, इसमें थोड़ा समय लगता है। तो ये यहाँ पर फिर ऐसे, अब आप देखेंगे कि ये जो तितली निकली है ये वैसी नहीं दिख रही जैसे कि उसकी माँ थी। दिख रही है क्या, देखिए आप, माँ तो ऐसी थी और ये क्या निकला है इसमें से, ये तो अलग है ना, अलग अलग है ना। तो ये मेल है। तो मेल जो है फीमेल से अलग होता है। जैसे आदमियों में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, वैसे ही बटरफ्लाई की कुछ स्पीशीज में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। तो ये जो डायनाडेक फ्लाई है ये उसका एक उदाहरण है। तो जो छोटी बटरफ्लाईज, छोटे साइज की बटरफ्लाईज होती हैं उनका विंग स्पान अराउंड 2 to 4 वीक्स होता है, और जो लार्ज बटरफ्लाईज होती हैं उनका 4 से 8 वीक्स के लगभग होता है। और हाँ हाँ, कईयों का जीवन इतने में ही बीत जाता है। अब जो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट बटरफ्लाई है उसका नाम है क्वीन एलेक्जेंड्रास बर्डविंग, और इसका जो विंग स्पैन है वो लगभग 250 मिलीमीटर है। अब 250 मिलीमीटर मतलब 25 सेंटीमीटर, मतलब अपने हाथ, दोनों हाथ जोड़ दें तब इतना बड़ा होता है, इससे भी थोड़ा बड़ा। तो जब उसका विंग स्पैन, ये सबसे बड़ी बटरफ्लाई है और कुछ चिड़ियाओं से भी बड़ी होती है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही छोटी जगहों पर है, जो छोटी सी जगह पे है, उसका नाम है नॉर्दर्न पपुआ न्यू गिनी। इसके एक छोटी सी स्ट्रिप में ये पाई जाती है, और ये इंग्लैंड की क्वीन के नाम पर इसका नाम रखा गया था। इंडिया की जो लार्जेस्ट बटरफ्लाई है उसका नाम भी है बर्ड विंग ही, लेकिन सदर्न बर्ड विंग है। एक जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी एक बर्ड विंग मिलती है, गोल्डन बर्ड विंग, वो इससे छोटी होती है। ये अपनी इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई है और सदर्न बर्ड विंग कहलाती है ये, और वेस्टर्न घाट में इसकी उपस्थिति काफ़ी कॉमन है। तो ये उसका चित्र है। और जो स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई है जो एमपी में भी मिलती है और इवन भोपाल में भी मिलती है, उसका नाम है ग्रास जुबिल। इसका जो विंग स्पैन है 15 से 22 मिलीमीटर है। 15 मतलब समझ लीजिए 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर मतलब दोनों पंख जब खोलेगी तो टिप टू टिप का जो डिस्टेंस है, तो मक्खी भी इससे बड़ी होती है। कई मक्खियाँ इससे, जो हाउस फ्लाई है उसके बराबर साइज़ की। तो ये बटरफ्लाई जब उड़ती है तो पता भी नहीं चलता कि ये कोई बटरफ्लाई है।
और दूसरी एक और है उसी से मिलते जुलते विंग स्पैन वाली, ग्रास ब्लू, टाइनी ग्रास ब्लू। इसका विंग स्पैन भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन स्मॉलेस्ट ग्रास ज्यूवेल है। तो ग्रास ज्यूवेल आपको ऐसी दिखती है, ये ज्यूवेल टाइप के दिखते हैं स्ट्रक्चर इस हाइंड विंग में पीछे की तरफ, तो ये ग्रास ज्यूवेल इसका नाम पड़ता है। और ये टाइनी ग्रास ब्लू है। ये भी टाइनी ग्रास ब्लू भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कैंपस में आपको मिल सकती है। अभी हमने थोड़ी बात की आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की, तो ये कॉमन मार्मोन ये बटरफ्लाई आपको यहाँ मिलेगी और इसकी फीमेल्स भी यहाँ पे मिलेंगी। तो इसमें खासियत ये है कि इसकी फीमेल के 4 फॉर्म होते हैं, मतलब 4 अलग अलग तरह की दिखती हैं इसकी फीमेल, 4 अलग अलग फॉर्म है इसकी फीमेल के। तो मेल एक ही तरह का दिखता है जो कि ऐसा दिखता है, और फीमेल जो है वो 4 अलग अलग तरह की दिखती है, और वो क्यों ऐसा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें से आपको कुछ फीमेल के फॉर्म यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि जहाँ बटरफ्लाई है तो उसका रिप्रोडक्शन तो हो ही रहा है, तो फीमेल तो होंगी ही। तो कौन सी वाली फीमेल होगी वो आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये डेनर एग फ्लाई आपने अभी देखा ही लिया है, तो ये देखिए आप कितनी डिफरेंट दिखती हैं। ये ग्रेट एग फ्लाई है, इसकी भी संभावना है कि यहाँ नहीं तो आसपास जंगल के इलाके में ज़रूर मिलेगी आपको। इसमें भी देखिए आप काफ़ी डिफरेंस है, अपर साइड ऑफ द विंग में इस तरह की मार्किंग है, यहाँ पे नहीं है। तो जब मैं इस बटरफ्लाई के साथ बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात जुड़ी है मेरे लिए, जब मैं कान्हा में पोस्टेड था तो ये मेरे को दिखता था और ये भी दिखता था, लेकिन मैं इसको पहचान ही नहीं पाता था। ये इसको पहचान नहीं पाता था, ये तो दिखता था, इसका नाम मुझे पता चल गया था स्टाफ सार्जेंट है ढूंढ ढांड के, लेकिन ये इसकी फीमेल है। ये देखिए कितना डिफरेंस है दोनों। तो मुझे कई सालों तक पता ही नहीं चला कि ये इसकी फीमेल ऐसी होती है। हाँ हाँ। अब बटरफ्लाई में सीजनल वेरिएशन भी होता है। कई बटरफ्लाई के समर मतलब विंटर सीजन में अलग ब्रूड होता है और मॉनसून के समय अलग ब्रूड होता है। तो विंटर ब्रूड और मॉनसून ब्रूड उसमें एक बड़ा स्ट्राइकिंग डिफरेंस होता है जिसमें ये पाया जाता है। कुछ बटरफ्लाई में पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता ये घटना, सीजनल वेरिएशन। तो जो ड्राई सीजन फॉर्म है जो विंटर और आगे तक चलता है मॉनसून के पहले तक, वो अलग तरह की दिखती है बटरफ्लाई, सेम स्पीशीज। और मॉनसून के समय जो ब्रूड पैदा होता है उसको बोलते हैं वेट सीजन फॉर्म, वो एकदम अलग तरह की दिखाई पड़ती है। तो इसमें आप देखेंगे ये जो है वेट सीजन फॉर्म में अंदर देखिए कितनी ज़्यादा मार्किंग है, और ये ड्राई सीजन फॉर्म में अंदर लगभग प्लेन एरिया है। इसमें थोड़ा आपको कम दिखेगा, इसमें तो आपको बहुत ज़बरदस्त दिखेगा। ये देखिए, ये भी आपको यहाँ कंपाउंड में मिलने की पूरी संभावना है। हाँ, ये कॉमन इवनिंग ब्राउन जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आपको इस समय हो सकता है दोनों फॉर्म एक साथ देखने मिल जाए आपके हॉस्टल की लाइट के नीचे। ये होता है ड्राई सीजन फॉर्म, इसमें अभी ज़्यादा मिलने की संभावना है, लेकिन ये वाला फॉर्म की भी बटरफ्लाई आपको अपने उसमें मिल जाएंगी कैंपस में। कॉमन ब्रूच ब्राउन देखिए ये कितनी डल टाइप की और ये कितनी अट्रैक्टिव है। ये भी आपको यहाँ मिलेगी बुश ब्राउन। अब कुछ में इंडिविजुअल वेरिएशन भी होता है, जैसे अब लोग बोलते हैं ना कि अपने हाथ की उंगलियों के सब फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, वैसे ये जो क्या बोलते हैं ऑरेंज ओक लीफ है, इसमें हर इंडिविजुअल के शरीर पर मतलब विंग्स पर अलग अलग तरह का पैटर्न बना होता है। तो मतलब इसमें इंडिविजुअल वेरिएशन भी होता है। अब कैमोफ्लेज आप देखिए, बटरफ्लाई जो बैठी हुई है ये पीछे के बैकग्राउंड में इतनी ज़्यादा घुल मिल गई है कि इसको आपको देखना बड़ा मुश्किल है। तो आप जब इस बटरफ्लाई को देखना है ये वाली को, तो आप जहाँ पर झाड़ी झंकाड़ है वहाँ पे आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करिए, तब आपको ये उड़ती हुई दिखेगी। लेकिन इस बात की भी पूरी संभावना है कि जब ये उड़ के दूसरी जगह बैठेगी तब आपको, अगर आपने उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया है तो जहाँ उड़ के बैठी है आपको पता है कि इतने बड़े एरिया में ही बैठी है, तब भी आपको उसको ढूंढना मुश्किल होगा। इतना ज़बरदस्त कैमोफ्लेजिंग होती है बटरफ्लाई की, और ये इनकी जीवन को बचाने में बहुत ज़्यादा सहायक है। ये है ऑरेंज ओक लीफ जिसके बारे में आपसे पहले बात की थी। देखिए एकदम पत्ती की तरह है और ऐसा लग रहा है कि सूखी पत्ती यहाँ पर पेड़ पे लगी हुई है। तो ये
बहुत ही सुंदरता इसकी यही है। ये भी देखिए बैम्बू ट्री ब्राउन, पीछे जो पुरानी गिरी हुई पत्ती है काफी दिनों की, उससे कितना मिलता जुलता पैटर्न है इसका। ये है कॉमन ट्री ब्राउन, इसने भी देखिए जहां बैठने की जगह वही सिलेक्ट की है जो इसकी बॉडी से मिलता जुलता स्थान। अब मिमिक्री की बात करते हैं। मिमिक्री तो आपने बचपन से सुना होगा करते हुए, आजकल टीवी में भी बहुत सारे एक्टर या कलाकार कई एक्टर्स की मिमिक्री करते हैं। तो मिमिक्री मतलब नकल करना होता है ना। तो बटरफ्लाई को नकल करने से क्या फायदा है? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। अब इसमें दो तरह की मिमिक्री पाई जाती है, एक तो है म्यूलेरियन और दूसरा है बार्टेशियन। तो ये दोनों में अंतर क्या है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे तो आपको मज़ा आएगा इसमें। तो पहली वाली जो है मिमिक्री, इसमें नंबर ऑफ अनपैलेटेबल स्पीशीज मिमिक ईच अदर, और दूसरे वाले में जो पैलेटेबल स्पीशीज है वो अनपैलेटेबल स्पीशीज की तरह दिखती है। तो ये तो समझ में आता है दूसरा वाला। पहले वाले में क्या फ़ायदा बताइए? पहली वाली मिमिक्री अगर कोई बटरफ्लाइज कर रही है कोई ग्रुप ऑफ स्पीशीज, तो उससे उनको क्या फ़ायदा? दूसरी वाले का तो फ़ायदा आपको शायद अच्छे से समझ में आ ही जाएगा कि वो पैलेटेबल स्पीशीज जो है वो नॉन पैलेटेबल स्पीशीज की तरह दिख रही है, तो जो उसके प्रीडेटर होंगे तो उसको भी छोड़ देंगे। लेकिन जो पहला वाला ग्रुप है उसमें तो सभी अनपैलेटेबल है, फिर भी एक दूसरे की तरह दिखने की कोशिश कर रहे हो, तो क्यों? नहीं ऐसा नहीं। इसमें देखिए, इसमें इनको फ़ायदा ये है कि अगर कोई प्रेडेटर है, उसने उस ग्रुप की एक बटरफ्लाई को टेस्ट किया, उसको लगा कि ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, अब उसका पैटर्न जो है उसके दिमाग में कहीं दर्ज हो गया, अब उसी मिलते जुलते पैटर्न की दूसरी बटरफ्लाई को वो देखेगा तो उसको लगेगा ये भी मैं खाऊंगा नहीं, मैं नहीं खाना, मुझे नहीं खाना है। तो वो मिलती जुलती बटरफ्लाई को फ़ायदा कि एक ही तितली मरी और कम से कम 7 स्पीशीज़ की अगर बटरफ्लाईज वहाँ वैसी मिल रही हैं, तो 7 स्पीशीज़ की बटरफ्लाइज को फ़ायदा मिला, प्रोटेक्शन मिला। तो ये पहले वाली मिमिक्री का फ़ायदा है। तो ये तो बात हो ही गई। इसमें आपको उदाहरण के रूप में जो कॉमन सेलर होते हैं, देखिए कॉमन सेलर की बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं और इनका पैटर्न लगभग मिलता जुलता होता है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, ये इससे काफ़ी मिलती जुलती है। और भी हैं, ये 2 और अलग स्पीशीज़ हैं, उनसे मिलती जुलती हैं। ये सभी नॉन पैलेटेबल, इनमें से कोई भी पैलेटेबल नहीं। और अब जो दूसरी वाली मिमिक्री है जो आप आसानी से समझ सकते हैं, वो ये है कि एक मॉडल होता है जो कि नॉन पैलेटेबल होता है, और जो मिमिक होता है वो मॉडल को कॉपी करता है ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल जाए। तो ये मॉडल है प्लेन टाइगर जो कि नॉन पैलेटेबल होता है, और ये डायनर एक्फाई की फीमेल आपने देखा ही है। तो ये दोनों काफ़ी मिलती जुलती दिखती हैं, इसलिए इसको ये प्रोटेक्शन मिलता है, ये पैलेटेबल है। ये नॉन पैलेटेबल है, इसलिए इसको प्रोटेक्शन है ही। अब कॉमन इंडियन क्रो, ये बटरफ्लाई भी आपको कैंपस में मिलेगी, ये भी अनपैलेटेबल है, नॉन पैलेटेबल है। और इसकी मिमिक जो है ग्रेट एक्ट फ्लाई आपने देखा फीमेल, वो काफ़ी जलता, ये भी खुलेगा पंख तो इसका भी लगभग ऐसे दिखता है। ये क्रिम्सन रोज नॉन पैलेटेबल है। और ये कॉमन मॉर्मन की अभी जो बात मैंने की थी आपकी, इसका ये फीमेल का ये वाला फॉर्म इसको मिमिक करता है, तो इसकी फीमेल को ये प्रोटेक्शन मिलता है कि ये नॉन पैलेटेबल की तरह दिखाई पड़ती है। अब ये कॉमन मॉर्मन की फीमेल का दूसरा फॉर्म है, स्टिकियस फॉर्म है, ये इससे मिलती जुलती है कॉमन रोज बटरफ्लाई की तरह। अब बटरफ्लाई इतना छोटा जीव है, लेकिन उनका एक माइग्रेशन बहुत ही विश्वविख्यात है, पता है आप लोग को? मोनार्क बटरफ्लाईज का जो माइग्रेशन होता है वो वर्ल्ड फेमस माइग्रेशन होता है। उसमें बटरफ्लाई जो है लगभग 3000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो ये एक बहुत ही रहस्यमय फेनोमेनन रहा है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने काफ़ी अध्ययन किया है। अब इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता है। तो अपने भारत में भी उतनी लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं, पर लोकल माइग्रेशन बहुत सारी बटरफ्लाइज में पाया जाता है। हाँ, वो रहस्य आपको खोला जाएगा अभी।
तो हमारे यहाँ जो माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज हैं वो काफ़ी सारी हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को माइग्रेट नहीं करती हैं। तो ये 3-4 हैं जो कॉमन हैं और माइग्रेट भी करती हैं। तो ये इनका जो विंटर के पहले इनकी 4 जनरेशन होती हैं। जो पहली जनरेशन है वो मार्च अप्रैल में पैदा होती है, दूसरी जनरेशन मई जून में पैदा होती है, तीसरी जनरेशन जो है जुलाई अगस्त में होती है, और जो चौथी जनरेशन होती है जिसका लाइफ स्पैन थोड़ा ज़्यादा होता है वो माइग्रेशन स्टार्ट करती है। तो ये लगभग 3200 किलोमीटर की जो डिस्टेंस तय करके जो कनाडा और यूएस की जो बॉर्डर है काफ़ी नॉर्थ में है, उससे चालू करके साउथवर्ड्स जाती हैं मैक्सिको अमेरिका की बॉर्डर की तरफ। तो ये डिस्टेंस करीब 3000 के आसपास किलोमीटर है। और तो ये कैसे करती है इसके बारे में भी रिसर्च हुई है। तो रिसर्च में ये पाया गया कि इन बटरफ्लाइज में इनके बॉडी में, ब्रेन में एक विशेष प्रकार का कंपास जो है वो इनबिल्ट होता है। ठीक है, तो ये जेनेटिकली एनकोडेड कंपास होता है। तो लेकिन आप देखेंगे जेनेटिक्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक बार इनको कहाँ ट्रैवल करना है, नॉर्थ से साउथ, और दूसरी बार कहाँ ट्रैवल करना है, साउथ से नॉर्थ। तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन वाले नहीं होंगे कंपास, तो ये एक जर्नी को नहीं कर पाएगी पूरी। तो ये जेनेटिक्स है कि जो जनरेशन लौटने वाली है जब वो पैदा होती है तो उसके दिमाग में ये दूसरे तरह का जेनेटिकली इनकोडेड कंपास होता है। तो इस कंपास में क्या होता है, डायरेक्शन के लिए होता है, और टाइम ऑफ द डे और सन की पोजीशन होराइजन में है क्या है, इसके बारे में उसको जानकारी मिलती है। और वो कंपास जो उनका जेनेटिक कंपास है उसमें उसको एनालिसिस होता है उसके ब्रेन में। तो जो आंखें हैं वो सन की पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, और जो एंटीना होता है वो उनको टाइम के बारे में बताता है कि किस टाइम है ये डे का। तो ये दोनों क्लॉक न्यूरॉन और एजीमुथ न्यूरॉन दोनों मिलके उसके ब्रेन के जेनेटिकली कोडेड कंपास में सिंथेसाइज होती है इंफॉर्मेशन, और इसके हिसाब से इसकी डायरेक्शन तय होती है। जो पहली वाली जो नॉर्थ से साउथ में करती है, तो साउथ वाला कंपास उसका एक्टिव होता है, और जब ये वापस अपनी रिटर्न जर्नी चालू करती है उसकी अगली जनरेशन, तो उसमें ये उल्टा होता है जेनेटिक कंपास। तो ये जानकारी अभी वैज्ञानिकों ने पता लगाई है। तो इसकी ये कौन से रास्ते से होके जाती है ये भी पहले पता नहीं था, कहीं कहीं दिखती थी, कहीं कहीं नहीं दिखती थी। तो वैज्ञानिकों ने इसका पता करने के लिए, उस समय बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था तरीके, तो ये इस तरह के स्टिकर बटरफ्लाई के विंग्स पे चिपकाए जाते थे, और जब ये किसी आदमी को मिल जाती थी तो वहाँ पर वो डिटेल रहता था कि कहाँ पर आपको फ़ोन करके या जानकारी देना है, जिससे पता चल जाए कि ये बटरफ्लाई इस तरह की कहाँ मिली। तो फिर वैज्ञानिकों ने इस तरह की स्टडी करके उनके माइग्रेशन का पाथ पता किया। तो ये पता चला कि इस तरह के पाथ हैं माइग्रेशन के। ये यहाँ पे देखेंगे आप, ये कनाडा है ये अमेरिका है, और ये इधर मैक्सिको है नीचे। तो ये माइग्रेशन यहाँ से यहाँ होता है। तो ये माइग्रेट करती हैं तो ये बटरफ्लाई बहुत बड़े झुंड के रूप में चलती हैं, और चलती हैं तो कई बार ऐसे पेड़ों पर बैठती हैं, उनके मतलब स्पेसिफिक रूस्टिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो जाके रेस्ट करती हैं रात में। तो एक एक पेड़ पर आप देखेंगे इतनी संख्या में बटरफ्लाई बैठती, और कई बार ऐसा होता है कि बटरफ्लाई का वेट आपने देख ही लिया है 0.3 ग्राम। तो इस इतने कम वजन होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा संख्या में वो किसी टहनी पे बैठ जाती हैं कि उनके वजन के कारण वो टहनी टूट के गिर जाती है। अपने यहाँ की कुछ जो माइग्रेटिंग बटरफ्लाइज हैं वो है ब्लू टाइगर, कॉमन इंडियन क्रो, कॉमन वांडरर, कॉमन एमिग्रेंट, ये यहाँ पे भी आपको दिखेगी, मॉटल्ड एमिग्रेंट। अब देखिए 2 एमिग्रेंट हैं, एक तो ये वाली है, इसके आप विंग पे देखेंगे किसी तरह की धारियाँ वगैरह नहीं है, और मॉटल्ड में देखिए इस तरह की दिखती है। तो ये भी आपको यहाँ मिलने की संभावना अगर आप बारीकी से देख पाएँ तो। ये ब्लैक राजा है, इसकी फ्लाइट बड़ी स्ट्रांग होती है, बहुत मजबूत बटरफ्लाई है ये। और ये कहाँ बैठा है अभी आप बताइए?
ये भी स्कैट के ऊपर बैठा हुआ है। लाइम बटरफ्लाई ये भी आपको कॉमनली दिखेगी। अब इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा अपन लोग जाने। पॉलिनेटर होते हैं बटरफ्लाई, एक फूल से दूसरे फूल पे जाता है तो वो जो नेक्टर के साथ वो लग जाते हैं परागण, तो उनको लेके कैरी करता है। और जो इनके लार्वा होते हैं वो ईटिंग मशीन होते हैं, तो बहुत सारे जो उनके होस्ट प्लांट रहते हैं उसकी जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है उसको भी कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। और फूड चेन का तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही बटरफ्लाईज। आपने देखा एग स्टेज से लेकर के इमैगो स्टेज तक, हर स्टेज में उसको प्रकृति के दूसरे प्रेडेटर जीव जंतु उसका भक्षण करते रहते हैं। और ये एक अम्ब्रेला स्पीशीज़ के रूप में भी काम करती है, क्योंकि बहुत सारे बीटल्स और ड्रैगन फ्लाई को भी इसका सपोर्ट मिलता है। और अगर हम बटरफ्लाई को सपोर्ट कर रहे हैं या कंजर्व कर रहे हैं तो उसके साथ दूसरे जीव जंतु भी अपने आप ऑटोमेटिकली कंजर्व होंगे। और ये बहुत ही पॉल्यूशन के प्रति बहुत ही हाईली सेंसिटिव होते हैं। अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो इनकी जनसंख्या तेज़ी से घटती जाती है। तो इनके जीवन पे खतरे क्या क्या हैं? तो खतरे बहुत सारे कॉमन खतरे ही हैं। जो दूसरे जीव जंतुओं के लिए जो खतरा है वो इनके लिए भी है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिग्रेडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन और एक्सेसिव ग्रेजिंग। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे बटरफ्लाइज के जो होस्ट प्लांट हैं वो काफ़ी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ग्रासेस होती हैं। तो अगर वो वहाँ पे उनको जला दिया जाए या उसको चर के ख़त्म कर दिया जाए तो होस्ट प्लांट की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। और कमी आएगी तो फिर अल्टीमेटली वहाँ पर बटरफ्लाई, उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बटरफ्लाई पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। फॉरेस्ट फायर के बारे में आपको बोल ही दिया, जलना भी खतरनाक है बटरफ्लाई के हिसाब से। और आजकल जो वीडीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारी बटरफ्लाई ऐसी हैं जो कि क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट है ना। ग्राम ब्लू करके एक बटरफ्लाई है, वो उसका जो होस्ट प्लांट है वो ग्राम के प्लांट होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे बटरफ्लाइज का कैबेज वाइट होती है, जिसके कैबेज के प्लांट उसके होते हैं होस्ट प्लांट। तो लीगल प्रोटेक्शन भी दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। 128 स्पीशीज़ शेड्यूल 1 में है और लगभग 322 स्पीशीज़ जो है शेड्यूल 2 में है प्रोटेक्शन में। और फॉरेस्ट फायर को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरी लगन के साथ कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि वैसी फायर, एक्सीडेंटल फायर तो अलग बात है, लेकिन इंटेंशनल फायर, खासकर जो हमारा गर्म समय होता है फरवरी से लेकर जून तक, उस दौरान कोई भी जानबूझ के आग ना लगा पाए, और अगर लगती है तो उसको रोकने का भरसक प्रयास किया जाता है। और ग्रेजिंग को भी फॉरेस्ट एरिया में कंट्रोल किया जाता है। लिमिटेड नंबर ऑफ एनिमल्स ही पर्टिकुलर एरिया में चराई कर सकते हैं, ऐसे नियम कायदे कानून हैं, लेकिन वो फॉलो कम हो पाते हैं। इलीगल ट्रेड भी बटरफ्लाई के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और कुछ बटरफ्लाई की कीमतें जो है, जो ब्लैक मार्केट होता है उसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसमें जो कुछ बटरफ्लाई जो बहुत ही फेमस हैं और जिनका बहुत डिमांड है, भूटान ग्लोरी, कैसरे हिंद, पेल जेजाबेल और लद्दाख बैंडेड अपोलो, इनकी कीमत 20-20 हज़ार रुपये तक, ये काफ़ी दिन पहले का मैंने बनाया हुआ है, तो ऊपर हो सकती थी, अब तो काफ़ी दाम बढ़ गया होगा। तो इंडिया में भी बहुत सारे अपराधियों को पकड़ा गया है जो दूसरे देशों से आए थे और यहाँ पर बटरफ्लाई को पकड़ के ले जा रहे थे। ऐसे 2-3 केसेस हुए हैं यहाँ पर। अब बटरफ्लाई के बारे में अगर आपको कोई बटरफ्लाई की आप फ़ोटो खींचते हैं तो आई फाउंड बटरफ्लाईज नाम का एक वेबसाइट है, तो उस पर आप जाके उसको पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। और पहले मुझे भी भेज सकते हैं, मैं भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये कार्यक्रम। तो ये कोट है, ये भी अच्छा है, बटरफ्लाई जैसा ही है कि लव इज़ लाइक ए बटरफ्लाई, होल्ड इट टू टाइट इट विल क्रश, होल्ड इट टू लूज इट विल फ्लाई। तो अब आप लोग की कोई जिज्ञासाएं हैं तो आप बताइए। है ना, लेकिन मैंने आपको बोला कि आप थोड़ा पैसा इसमें खर्च करें। अगला जो भी मोबाइल आप फ़ोन ख़रीदें वो बहुत अच्छे कैमरे वाला ख़रीदें। अच्छे कैमरे वाले फ़ोन तो होंगे ही। किसके पास सबसे अच्छा है इस समय? हाँ, आईफोन। कौन सा वाला है?
हाँ, ये तो लेटेस्ट वाला है। प्रो है क्या, प्रो? ठीक है, तो आप जो भी फ़ोन ले हैं, मेरा आपको मतलब बार बार सलाह यही है कि बहुत ही अच्छे कैमरे वाला आप फ़ोन ख़रीदें, क्योंकि ये ख़रीदना और इसको लादे लादे घूमना थोड़ा सा भारी होता है। ये फिर प्रोफेशनल कैटेगरी में आप पहुंच जाएंगे, वो वहाँ भी पहुँचे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत के लिए आपका मोबाइल का कैमरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फ्लैश का उपयोग बिना किए ही फ़ोटो आपको खींचना चाहिए, तभी उसके आप नेचुरल फीचर्स को अच्छी तरह से देख पाएंगे। फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बटरफ्लाई का। आप देखेंगे क्या कई बार मतलब इवन आदमियों की फ़ोटो हम लोग खींचते हैं तो हम लोग जो फ़ोटो खींच रही है उसके अंदर क्या दिख रहा है वो बहुत नहीं ध्यान देते। तो जब आप बटरफ्लाई की फ़ोटो खींचते हैं आपके पास समय और भी कम होता है। आदमी की फ़ोटो खींचने के लिए तो आपके पास बहुत समय होता है, बटरफ्लाई की फ़ोटो खींचने के समय आपके पास समय भी कम होता है। तो आपको ये देखना है कि एक तो कैमरे का जो लेंस है उसके पंखों के लेंस के पैरेलल होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप एंगल, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ऐसा कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको एक रिकॉर्ड शॉट जैसी भी स्थिति में मिल रहा है वैसे ले लेना चाहिए। पहला शॉट कैमरे से भी ऐसे करना चाहिए और मोबाइल से भी ऐसा करना चाहिए कि आपको कम से कम पहचान के लिए कुछ आपके पास आ गया। फिर उसके बाद आपको कोशिश करना चाहिए कि जब आप उसका पास से फ़ोटो खींचने का अगर आपको अवसर मिल गया तो बटरफ्लाई का जो विंग है वो और कैमरे का जो लेंस है वो दोनों के प्लेन्स जो हैं पैरेलल होना चाहिए, तभी आपका फ़ोटो अच्छा आएगा। और बटरफ्लाई को बिना पकड़े ही आपको फ़ोटो खींचना है, मतलब किसी भी स्थिति में उसको पकड़ के फ़ोटो नहीं खींचना है, भले ही आप उसको पकड़ सकते हो तो भी। कई बार क्या होता है आप देखेंगे कि मड पडलिंग के बारे में मैंने बात नहीं की, छूट गया। बटरफ्लाई को रिप्रोडक्शन के लिए बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए वो जब नम जगह होती है जहाँ पे सॉल्ट्स वगैरह जो घुले हुए स्थिति में रहते हैं तो उसको सक करती है, तो उसके बॉडी में वो मिनरल्स पहुँचते हैं, वो उसको रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कई बार आपके शरीर में पसीना जब आता है तो वैसी स्थिति में बटरफ्लाई आपके पसीने को भी सक करने के लिए आपके ऊपर बैठती है, लेकिन वो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता वो, तो वैसा होता है। तो उस समय आप उसकी फ़ोटो पास से खींच सकते हैं, बहुत ही पास से खींच सकते हैं। और आपको बटरफ्लाई के पास जाना है तो वो कैसे सेंस करती है ये मैंने आपको बताया, वो आपको देख के सेंस करती है, और जो प्रेशर चेंजेस उसके बॉडी के आसपास होते हैं उसको एंटीना उसको ग्रैस्प पकड़ता है। तो आपको मिनिमल स्पीड से मूव करना है, बिल्कुल धीरे धीरे, ताकि जो भी प्रेशर डिफरेंसेस हों बहुत ही माइन्यूटेस्ट हों, ताकि वो बटरफ्लाई को भी कंफर्टेबल लगे। तो वैसे आपको अप्रोच करना है। और बटरफ्लाई को जब आप ऐसी दिशा से कर रहे हैं कि छाया उसकी उसके ऊपर पड़ जाए तो वो लाइट के डिफरेंस को भी सेंस कर लेगी, है ना। जैसे अभी धूप में बैठी हुई है, आप पीछे से आए, आपकी छाया जो है उसी के ऊपर पड़ रही है, तो वैसी स्थिति में उसको पता चल जाएगा कि कुछ घटना घटित हो रही है यहाँ पर, तो वो फिर उड़ने की संभावना उसकी बढ़ जाएगी। तो आपको ये भी कोशिश करना है कि बटरफ्लाई के ऊपर आपकी परछाई बिल्कुल ना पड़े। फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको जब फोटो खींचने के पहले आप देखिए कि क्या चीज़ आप देख रहे हैं, है ना, उसके बाद ही क्लिक करिए। अदरवाइज आपकी फ़ोटो जो हो सकता है कि आधी चीज़ आए आधी चीज़ ना आए। तो बटरफ्लाई का टाइमिंग आपको मैंने बताया ही था, विंटर्स में 9 बजे से 1 बजे के बीच में अच्छा समय रहता है। 8 बजे के आसपास भी टेम्परेचर काफ़ी लो रहते हैं, तो आप जब पीटी से लौट रहे होंगे तब भी आप देखेंगे बटरफ्लाई नहीं दिख रही है, लेकिन जब आप यहाँ आ रहे होंगे तब आपको अचानक बटरफ्लाई दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो उस समय तक टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। और बटरफ्लाई के लिए जो बेस्ट सीज़न है, जब वो अधिकांश बटरफ्लाई जो है विंग्स में होती हैं, मतलब उनकी स्टेजेस फाइनल स्टेजेस पहुँच जाती हैं, वो है सितंबर अक्टूबर। तो अभी भी वैसे उसका फॉलोअप मंथ ही चल रहा है, तो इस समय भी बटरफ्लाई की संख्या आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। और एक बार उनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी रेस्टलेस टाइप की हो जाती है। तो आप देखेंगे जब टेम्परेचर काफ़ी हाई है तो वो बिल्कुल कम समय के लिए बैठती, बहुत ही कम समय के लिए, बाकी समय उड़ती रहती है। तो आपको कहाँ फोटोग्राफी करने के लिए कौन सी जगहों को ढूंढना चाहिए, जहाँ पे भी नम एरिया है वो आपको देखना है। वाटरफॉल वगैरह आप जाएँ तो वहाँ पे भी आपको बटरफ्लाइज दिखेंगी। जो सूखा नाला है, जो अभी अभी सूखना शुरू हुआ है, खासकर नवंबर के बाद नालों में जो पेरेनियल नहीं होते हैं वहाँ पर पानी की मात्रा घटती जाती है
टाइम तो हो गया क्या आपका लंच का? अभी है 5 मिनट। ठीक है। और लेंटाना बहुत ही अच्छा प्लांट है बटरफ्लाई को ढूंढने का, जहाँ पे लेंटाना के फ्लावर्स होंगे, और लेंटाना इज़ ऑलवेज ऑन फ्लावर्स, वो साल में लगभग अधिकांश समय उसमें फ्लावर रहते हैं। तो लेंटाना इज़ ए गुड प्लांट। अगर आपको बटरफ्लाई का शौक है तो अपने घर में ज़रूर लेंटाना के पौधे लगाइए। और जो मीठी चीज़ें होती हैं उनका जो रस होता है, सड़े हुए फल हैं, ये सब भी बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप अपने घर में अगर फोटोग्राफी करना है तो आपने कोई बटरफ्लाई गार्डन देखा है क्या? किसी ने देखा है? किसने देखा है? हाँ, एक यहाँ रायसेन में भी है, तो वहाँ पर आप देखेंगे हाँ कि जैसे शहद का घोल, मीठी शक्कर का घोल, सड़े हुए फल, ये सब वहाँ पर उनके लिए रखे जाते हैं। तो काफ़ी सारा समय उनको खाने में बिताती हैं वो, उस समय आप उनकी फ़ोटो बहुत अच्छे से खींच सकते हैं। और जब आपको एक बटरफ्लाई काफ़ी सारा समय दे रही है फ़ोटो खींचने का, तो आप अलग अलग एंगल से उसकी फ़ोटो आप खींच लीजिए, और हमेशा काफ़ी सारी फ़ोटो उनकी खींचिए, बाद में आप उनको डिलीट कर सकते हैं जो बेकार की हैं। आप ये भी देखेंगे कि जब आप फ़ोटो खींचते हैं तो बटरफ्लाई का जो कैमरे का एक पर्टिकुलर फोकल जोन होता है, तो वो वाला हिस्सा तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन बाकी हिस्सा जो है ब्लर हो जाता है। तो जब आप फ़ोटो खींचें तो उसका भी आप ध्यान रखें। वैसे मोबाइल वाले कैमरे में मेरे को इसके होने की संभावना काफ़ी कम होती है, वो जब आप कैमरा यूज़ करेंगे तब ये संभावना ज़्यादा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बटरफ्लाई की अगर आपको फ़ोटोग्राफी करना है तो आपको पेशेंट बहुत होना ज़रूरी है। कई बार आप ऐसा लगेगा मैं सिर्फ क्लिक करना बाकी है, उसी समय वो उड़ जाएगी या क्लिक हो गया, देखा तो बटरफ्लाई नहीं दिख रही है इसमें। तो इसलिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा समय ज़्यादा आएंगे, जब आप फ़ोटो खींच पाएंगे वो समय कम होगा। तो आप हमेशा पेशेंस रखिए और इस अपनी हॉबी को आगे बढ़ाते जाइए। बटरफ्लाई की बुक्स तो आजकल कोई पढ़ता नहीं है, और अगर बटरफ्लाई पे इंटरेस्ट आपको हो तो मेरे ख्याल से अमेज़ॉन वगैरह पे आपको कुछ अच्छी बुक्स मिल जाएंगी। बटरफ्लाई की बुक्स रेयर हैं, नेट पे ही जो आपको पहचान करने के जो तरीके हैं वो आपको मिलेंगे। ये मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर ख़त्म है।